हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम चैप्टर 4 ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पूरा समाप्त कर देंगे। क्लास मात्र दो से ढाई घंटे की होगी और 2 से ढाई घंटे में पूरा क्लास समाप्त कर देंगे। पहले बताऊँगा 30% सिलेबस में क्या हटा है। और एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, आज से आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं और डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिस पर एक चैप्टर मात्र एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। डेली बेसिस पर 7 बजे आप लाइव आ जाया करिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे 30% सिलेबस क्या क्या हटा है। और जो बहुत सारे टीचर 30% सिलेबस पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं इन फ्यूचर बच्चों को आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 30% सिलेबस कम हो गया है उसे ना पढ़ाएं तो ही अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग आइए क्लास का एंजॉय करते हैं। सबसे पहले लाइव क्लास में से क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी 4 छात्र जुड़े हैं लेकिन आपको 400 छात्र तक ले जाना है। ठीक है, तो आप 400 छात्र तक इसे फैलाइए और शेयर करिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए। देखिए 30% सिलेबस में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें से आपके 3 डेरिवेशन हटाए गए हैं। कितने? 3 डेरिवेशन हटाए गए हैं जो कि बहुत पहले आया करते थे, बहुत दिनों से नहीं पूछे गए लेकिन 5 अंक के आते थे। देखिए दो डेरिवेशन ऐसे हैं जो बहुत दिन से नहीं पूछे गए थे। चुंबकीय, देखिए आपको अच्छी निरक्षीय स्थिति में कहाँ अच्छी निरक्षीय स्थिति पढ़नी पड़ती है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी पड़ती है आपको द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद विभव वाले में आपको पढ़नी पड़ती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये 4 डेरिवेशन हो गए। फिर यहाँ आके जो चौथा चैप्टर होता था इसमें आपको पढ़ना पड़ता था चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, अच्छी स्थिति या क्षण चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता था चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता था। ये आने के चांसेस रहते थे, कभी कभी पूछ लिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो डेरिवेशन थे ये नहीं आते थे कभी, तो दिमाग लगा के ही आपका सिलेबस कम किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका जो है तो तीसरे चैप्टर में इसे आपको कहीं भी नहीं पढ़ना है। अब कोई बच्चा ये कमेंट ना करे नेक्स्ट वीडियो में कि सर जो हट गया है उसे आप हटा के पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी यार मैं खुद इतना कर रहा हूँ आपके लिए। आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो ना तो सब्सक्राइब कीजिए। आज देखिए बेसिक बताया जाएगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितने डेरिवेशन पढ़ने होंगे। देखिए ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम पर टोटल 5 मार्क का पूछा जाएगा। कितने मार्क का? 5 मार्क का पूछा जाएगा। अब ये 5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। इसमें दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, एक चुंबकीय क्षेत्र में गति का एक डेरिवेशन होता है आर बराबर एम वी अपान क्यू। आर बराबर क्या होता है? एम वी अपान क्यू। ये डेरिवेशन दोस्तों एम वी अपान क्यू भी, इस डेरिवेशन से दोस्तों ये डेरिवेशन तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गति, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेशन कितने आपको पढ़ना है। नंबर फर्स्ट में डेरिवेशन आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक है, ये बेसिक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूंगा कि पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और इसके बाद कुछ पढ़ा दूंगा। इसका कल से हमारी क्लासेस चलेंगी। आज का ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आज भी बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। तो पहला डेरिवेशन आपको पढ़ना होगा चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक है, जो कि होगा आर बराबर क्यू बी अपान में एम बी। ठीक है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना होगा बायो सेवर्ट लॉ। क्या पढ़ना होगा? बायो सेवर्ट लॉ या बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा आपके लिए और बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध। ये आपसे पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? ये बहुत कम पूछा जाता है। इसके रिगार्डिंग में बताऊं, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिक वो निकल के आता है आपके पास रिजल्ट, जो कि बहुत पूछा जाता है। वो भी 1 नंबर पे, ज़्यादा नंबर पे नहीं दोस्तों, 1 नंबर पे पूछा जाता है। जो है तो कंप्लीट बताऊंगा आपको, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट मिलेगी। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा, मैं मुंह से बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए लिखना चाहते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार या एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी होगी। फिर हमें पढ़ना होगा इस पर टोराइड। ठीक, फिर हमें पढ़ना होगा समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। ठीक, ये भी एक डेरिवेशन है।
फिर इसके बाद आपसे पढ़ना होगा किसी वृत्ताकार कुंडली में धारावाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों आपको जो है पढ़ना है कि विद्युत धारा के बल आघूर्ण, ये आपको देखिए विद्युत धारा के पास में बल आघूर्ण ये आपका समाप्त कर दिया गया है, ये अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक, अब परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चल कुंडली साइक्लोट्रॉन, इतनी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे चुंबक के रिगार्डिंग। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में यहाँ पे सब चुंबक के रिगार्डिंग ही बात चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, देखिए अब समझिएगा, चैप्टर को बहुत डेप्थ में जाएंगे हम लोग। देखिए हमने कहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो हमें अब इससे चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन क्या है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन ये है, सबसे पहले हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन, बहुत आसान सी डेफिनेशन जानेंगे। मैंने कहा था चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, राइट। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है कि यहाँ पे चुंबक की बात क्यों होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा या तो फिर गतिमान आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कौन? ये जो आपका चैप्टर है गतिमान आवेश एवं और चुंबकत्व, तो इसमें सीधे सीधे हम लोग चुंबकत्व की बात क्यों करते हैं, गतिमान आवेश की बात क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते मेरे बेटे कि चुंबकत्व जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इसे या तो गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, देखिए कौन कौन उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा या फिर गतिमान आवेश। या तो विद्युत धारा इसे उत्पन्न कर सकती है या तो फिर गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद्युत धारा या गतिमान आवेश। देखिए बहुत ही डेप्थ में हम लोग जाएंगे, बहुत ही, आप बिल्कुल परेशान ना हो। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सीधे चुंबकीय क्षेत्र क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसकी डेफिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चैप्टर का नाम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व क्यों रखा गया। क्योंकि इसलिए रखा गया, विद्युत धारा या फिर गतिमान आवेश ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र मैं लिख ही देता हूँ अब यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये चुंबकीय क्षेत्र तो ठीक है उत्पन्न करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कैसे करते हैं। तो देखिए देखो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र इसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से। देखिए कैपिटल बी से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। अब अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र राशि कौन सी है, तो वहां पे आपको बता देनी है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि है दोस्तों, मैंने अभी 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 आपको बताया, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। आई होप ये समझ में आया होगा कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। अब हम लोग बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र वह होता है, सपोज दोस्तों यहाँ पे आपका एक प्लस माइनस चुंबक है, कौन सा क्या है ये अपना प्लस और ये एक माइनस चुंबक है। तो ये हो सकेगा तो यहाँ पे अगर आप लोहा रख देंगे तो ये आकर्षित करेगा, यहाँ पे आप लोहा रख देंगे तो ये आकर्षित करेगा, परंतु अगर आप यहाँ पे लोहा रख देते हैं तो आकर्षित नहीं करेगा। अगर यहाँ पे लोहा रखते हैं तो आकर्षित करेगा, यहाँ पे लोहा रखते हैं तो आकर्षित करेगा। मीन्स ये कुछ दूरी तक क्या करता है, चुंबक लोहा को आकर्षित करता है या फिर अपने चिपकने वाली चीज को आकर्षित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र एरिया की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे एरिया की अगर बात कर रहे हैं तो सिंपल में डेफिनेशन बोल सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा, जो चुंबक के ओर के चारों ओर का क्षेत्र होता है, जहां तक आप लोहा रख देते हैं और ये उसे आकर्षित कर लेता है, वो जो क्षेत्रफल होता है वही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जब भी आपसे कोई बात करेगा चुंबकीय क्षेत्र की तो आप तुरंत चुंबक पे दिमाग लगाएंगे। चुंबक क्या होता है, तो चुंबक क्या होता है कि जैसे सपोज कहीं पे अगर चुंबक आप रख देते हैं तो जहां तक वो अपना मतलब अपनी ताकत से खींच पाता है किसी चीज को, तो कुछ एरिया तो होता है बीच में, इस एरिया को बोलते हैं तो क्षेत्रफल, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल बीच में होता है, तो वही क्षेत्रफल अपना कहलाता है चुंबकीय क्षेत्रफल। तो आप बोल देंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहां पे मैं लिखूंगा चुंबक के चारों ओर
का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है, अपना प्रभाव डालता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या चुंबकीय जहाँ तक अपना प्रभाव डालता है तो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और भी सीधी सी बात है दोस्तों कि आपको जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र को अभी भी मैंने बताया कैसे प्रदर्शित करते हैं और ये कौन सी राशि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो चुंबक जहां तक अपना प्रभाव डाल देगा वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। सपोज करो आपके पास एक घर है तो यहाँ तक ही आपका घर है, ये सीमित है, और इधर से आपके पड़ोस वालों का घर लग जाता है तो यहीं तक तो आप सीमित है ना। अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी। तो यहाँ अपना कब्जा जमाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आपका घर सीमित है। इसी प्रकार जहाँ तक आप सीमित हो ना वही आपका क्षेत्रफल है, वही आपका क्षेत्र है। सपोज करो आपका जो थाना होता है, थाना से लिखा रहता है फला थाना की सीमा समाप्त, तो उसकी सीमा कहाँ तक है? उसका क्षेत्रफल कहाँ तक है? जहाँ तक है वहाँ तक वो साइन बोर्ड कर गया, आगे उन्हें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे का मामला है। इसी प्रकार अगर हम क्षेत्रफल की, चुंबकीय क्षेत्रफल की बात करें तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण चुंबक जहाँ तक प्रभाव डालता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश या फिर विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, इसे हम लोग कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये हुआ दोस्तों पूरे चैप्टर का कंप्लीट बेसिक। क्या हुआ? पूरे चैप्टर का कंप्लीट बेसिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक ही जानने वाले थे। जो इसके बारे में अध्ययन नहीं करेगा उसे पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक को देखना अनिवार्य रहता है। दोस्तों आज की बात विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण? विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ये भी आपको याद रखना है। विद्युत धारा अवयव का मतलब है विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है। विद्युत धारा अवयव का मतलब विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है। अब आप बताइए, विद्युत धारा यानी कि जो आपका करंट है जिससे आप बल्ब ऑन करते हैं वो किस पर प्रवाहित होती है? एक तार पर प्रवाहित होती है, एक वायर पर प्रवाहित होती है। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा अवयव यानी कि किसी, या फिर बोल सकता है किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे आपको या फिर सीधे सीधे आपको बोल देगा बायो सेवर्ट का नियम। अब ये बायो सेवर्ट का नियम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम की सर्च की थी, खोज की थी, इसलिए इस नियम को हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, उन्होंने किस पर इसका प्रयोग किया था? एक सीधे तार पर किया था। ठीक है, एक तार पर किया था। तो कभी ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही हमारा चित्र बनता है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको फ्री में नोट्स, पीडीएफ के रूप में नोट्स, और मैं डेली चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत टेस्ट सब कुछ करवाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 95 जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग बस मन लगा के पढ़ते रहिए, मैं ये आपसे कहता रहता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन की गतिमान विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायो सेवर्ट का नियम। तो आपको पता है किसी न किसी तार पर संभव होगा, तो हम लोग एक तार बनाएंगे। सपोज ये मेरा है कोई एक तार है। ठीक, इस तार का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज करो मैं CD इस तार का नाम दे देता हूँ। देखिए जब हम लोग कोई तार बनाएंगे तो इसका एक कट पॉइंट निकालेंगे। इस पर क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज करो इसको मैं दो भागों में तार को कट कर देता हूँ, एक इधर से कट कर दिया और एक इधर से कट कर दिया। तो जो कटा हुआ पॉइंट है ना, इसको छोटा भाग मान लेते हैं, डेल्टा L है। ठीक है, इधर मान लेते हैं कि बीचों बीच का एक पॉइंट O है और इससे R मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B को निकालना है। ठीक है, तो ये आपका चित्र था। बायो सेवर्ट ने क्या किया? देखिए ये क्या कह रहा है? विद्युत धारा अवयव, ये एक विद्युत धारा अवयव हो गया CD, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। इसके बाद हमने इसका एक बीचों बीच का कट पॉइंट
पॉइंट काट लिया डेल्टा एल, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की निकालना है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हो गया, कुछ नहीं था इसमें। इसमें बस मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। क्या बताऊंगा? इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही जबरदस्त होगी। अगर सिर्फ आपको जो लास्ट में फार्मूला निकलेगा ना, उससे आपको डेरिवेशन रटा रहेगा। मैं ये बात कहता हूँ, आप हमेशा रटा रहेगा। आप बुढ़े हो जाओगे या फिर आप कुछ भी काम करने लगोगे, लेकिन अगर वो फार्मूला जब तक याद रहेगा, मैं यहाँ पे फेंक बात नहीं कर रहा, जब तक वो फार्मूला याद रहेगा तब तक ये डेरिवेशन आपके लाइफ टाइम बना रहेगा। और डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। अब देखिए डेरिवेशन करने के लिए हम लोग साइड में चित्र बना देते हैं, फिर इधर क्या करते हैं, इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी क्या लिखेंगे? माना CD कोई एक धारा अवयव है। ये देखिए धारा अवयव बोल रहा था, तो हम भी लिख देंगे माना CD कोई एक धारा अवयव है जिस पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमने इस धारा अवयव पर एक छोटा भाग डेल्टा एल को काटा है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना CD कोई एक धारा अवयव है। माना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, माना CD कोई एक धारा अवयव है। लेकिन लिखने में दोस्तों ज़्यादा टाइम चला जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता दूं तो बहुत बेहतरीन होगा। माना देखिए CD कोई एक धारा अवयव लिया है हमने, कोई एक तार बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक धारा अवयव है जिस पर क्या प्रवाहित हो रहा है? वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जिस पर वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके बाद ये लिखेंगे इस तार को हमने बीच से छोटा कट पॉइंट काटा है। इस तार पर या इस अवयव पर, इस तार पर एक कट पॉइंट डेल्टा एल है। एक कट पॉइंट डेल्टा एल है। डेल्टा एल काटा गया है, लिख सकते हैं। एक कट पॉइंट डेल्टा एल काटा गया है, ठीक है, काटा गया है। अब इसके बाद बोल देंगे आप बिंदु O से, किससे? बिंदु O से कितनी दूरी पर? R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बोलो इसमें कुछ आपको याद करना पड़ेगा? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। आपको कुछ इसमें याद करना पड़ेगा यार, प्लीज कमेंट जरूर करना इसमें कि आपको इसमें कुछ याद करना पड़ेगा। मैंने आपको डेरिवेशन आएगा किसी धारा अवयव के कारण या विद्युत धारा अवयव के कारण। विद्युत धारा अवयव यानी तार पर ही तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग जल्दी से एक तार बनाएंगे, उस पर वैद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। बस इतनी सी बात है कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट, कट पॉइंट डेल्टा एल काटना है और इससे बीच बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित रहेगा और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आया। कुछ नहीं था यार, सिंपल सा लिखेंगे माना कोई CD एक तार है जिस पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर छोटा एक कट पॉइंट डेल्टा एल काटा गया है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कौन सी बातों पर निर्भर करता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, बातों पर निर्भर करता है। अब नंबर फर्स्ट लिखेंगे। नंबर फर्स्ट के बाद क्या है? देखिए इस चित्र पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डेल्टा बी है ना, इस डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे मैं बताऊंगा क्यों अनुक्रमानुपाती है। इस पे इतनी सारी निम्न बातें होती हैं। देखिए ये डेल्टा बी सब चीज़ों के अनुक्रमानुपाती होगा, इसके भी अनुक्रमानुपाती, इसके भी अनुक्रमानुपाती, ये जो डेल्टा एल है इसके भी अनुक्रमानुपाती। अब ये क्यों होगा, लास्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल वे में आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी विद्युत धारा के, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत डेल्टा बी
तार में प्रवाहित विद्युत धारा या धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। कहे अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब तो समझते होंगे आप, प्रोपोर्शनल। तो देखिए डेल्टा बी बराबर क्या दिया है, प्रोपोर्शनल आई है। क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी अवयव आपको चित्र में दिख रहे हैं ना, ये सबके अनुक्रमान डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे सेकंड नंबर पर। इन्हीं बातों पर निर्भर करता है, ये बातें कैसे याद रखनी है ये मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ये फिर से यही लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। मैं बार बार से नहीं लिखना चाहता लेकिन मजबूरी में लिख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार में, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार का अल्पांश भाग। ये मैंने क्या बताया था, छोटा भाग यानी अल्प भाग यानी अल्पांश भाग। यही यानी कि आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार के अल्पांश भाग डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे नंबर थर्ड बात क्या आती है, नंबर थर्ड बात ये आती है, इसमें देखिए एक कोण भी बनेगा थीटा। जब आपको कोण की परिभाषा आपको पता होगी, जब कभी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाएं आपस में काट रही थी तो यहाँ पे थीटा कोण बनेगा। तो जब ये थीटा कोण बनेगा ना, तो ये थीटा, अब ये बताइए मुझे रिलेशन किस में पता है, तो रिलेशन हमारा हमें पता होता है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। इसमें अगर देखा जाए तो हमें इस डेल्टा एल का वैल्यू पता है, और ये त्रिभुज एक ऐसे कुछ बनेगा ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। देखिए आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है और इसको कर्ण माना जाता है, यानी हमें साइन का रिलेशन पता है, तो हम इसको थीटा को मान लेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखा जाएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो लास्ट तक देखेगा। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है, बने कोण की ज्या, बने कोण की ज्या किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, कि ये डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बने कोण, जो कोण बना हुआ है उसकी ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। किस किस के समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी यार कमेंट जरूर करते रहो। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो बीच की दूरी होती है ना, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार की बीच की दूरी बिंदु ओ से, या लिख सकते हैं बिंदु ओ से पी को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, या फिर आप लिख सकते हैं बीच की दूरी आर। देखिए वो लिखना ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि थ्योरी बन जाएगी। क्या लिखना, यहाँ पे लिख देंगे कि डेल्टा बी बिंदु ओ से पी तक की बीच की दूरी के, या लिख देंगे बिंदु ओ से पी तक की दूरी के बीच की दूरी के अनुक्रम वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल में साइन लिख देना। आप जैसे डेल्टा बी इक्वल टू हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल 1/, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r। अब देखिए वर्ग बोल रहा है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे और इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ मानेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर,
मिलाने पर, देखिए मिलाने पर क्या हो जाएगा, सब जगह आपको प्रोपोर्शनल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्रोपोर्शनल दिख रहा है। और ये सब जगह एक तरफ डेल्टा भी दिख रहा है, तो एक तरफ जो एक ही कॉमन चीज़ है वो टोटल से कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा भी हो जाएगी। प्रोपोर्शनल रहे तो प्रोपोर्शनल एक लिख देंगे। अब ये अलग अलग है, क्या अलग अलग है? आई डेल्टा एल, इसके बाद साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जो प्रोपोर्शनल का मान अलग अलग निकल के आया करता है, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जो प्रोपोर्शनल का मान आता है वो आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे डेल्टा बी बराबर, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है, बराबर का साइन लगता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। इसमें कांस्टेंट आता है पूरे चैप्टर में म्यू नॉट अपान 4 पाई। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, तो ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। अब देखिए ट्रिक देखेंगे हम लोग, ये तो अपना हो गया बेसिक मेथड, इसे हमको करना है, ये किस प्रकार याद रहेगा वो देखना है। देखिए ये फार्मूला होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जब ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें आई है, डेल्टा एल है, साइन थीटा है और ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आर दिख रहा है। तो सीधे जब भी कभी आपको डेरिवेशन करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, आई है इस डेल्टा बी के, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी आई के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी अनुक्रमानुपाती होता है। फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती, फिर साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, और फिर लिख देंगे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कब लिख देंगे? जब आपको ये फार्मूला पता होगा। तो ऑलरेडी आपको ये चारों पांचों कंपोनेंट पता होंगे। अब ये अपान में है इसलिए वर्ग लगा है, और ये अपान में है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब अगर ये फार्मूला आपको जब तक याद रहेगा, मैंने कहा था ना, तब तक ये डेरिवेशन आप आसानी से कर पाएंगे। भले चित्र ना बना पाए लेकिन ये कैलकुलेशन डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा बी अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये सामने सामने जितने भी होते हैं सीधे सीधे, जैसे डेल्टा बी बराबर मैं लिख देता हूँ डेल्टा डी बराबर आई पी कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये सब अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक है, इसमें अगर हम कुछ कांस्टेंट हो जाएगा तो ये सब अनुक्रमानुपाती होंगे, और जो अपान में दिया होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ आई? तो इसके कंपोनेंटों के आप अलग अलग कर देंगे, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब इनको भाषा में कैसे लिखेंगे? जैसे आपने लिख दिया डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है आई, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार अब डेल्टा एल है तो यहाँ पे आप डेल्टा एल लिख देंगे, तो प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, उसमें कट पॉइंट या डेल्टा एल अल्पांश भाग के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर साइन थीटा लिख देंगे तो ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसे लिख देंगे तो वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती कराई जाती है। आप लोगों के लिए कल मैं लेकर आ रहा हूँ पूरा हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का पूरा चैप्टर मात्र एक ही क्लास में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो जो में गॉस का नियम पढ़ाया, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ाया, और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों नियम बंद पृष्ठ पर संभव होते हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देखिए, कल की क्लास मैंने इसी पेज पर पढ़ाई हुई थी और बहुत ही छोटी क्लास थी। उस क्लास में मैंने आपको बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किल लॉ, एम्पियर का परिपथ नियम भी इसी को बोलते हैं, जो कि डेफिनेशन मैंने बताई थी। किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकल, उसमें प्रवाहित धारा म्यू नॉट गुना होता है। और मैंने आपको ये मेन फार्मूला दिया था और बताया था ये फार्मूला हर डेरिवेशन पर अप्लाई होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे आपने अगर नहीं देखा तो इस फार्मूले को अभी आप लर्न कर लीजिए, ये वाला इंटीग्रेशन डेल बी और डी एल इक्वल टू आई म्यू नॉट। ठीक है, ये इसको आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। तो सबसे पहली बात, अगर ये एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करेगा तो हमें बंद करना होगा, यानी इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, पृष्ठ को हमने बंद कर दिया। अब ये कह रहा है इसकी सहायता से अनंत लंबाई का कोई एक तार हो, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई का कोई ठिकाना नहीं है, अनंत लंबाई है। ठीक है, और इस अनंत लंबाई से कोई तार है ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक, अब मान लेते हैं ये बिंदु ओ है, जहां से आप प्रकार की नोक रखते हैं उसे ओ मानते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कट पॉइंट काटा गया है, क्या काटा गया है, कट पॉइंट डीएल काटा गया है। ठीक, और इसकी जो दूरी है ना, इसे मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, इसकी दूरी मान लेते हैं आर। ठीक है,
इसकी दूरी क्या लेट कर लेंगे आप आर। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु हमारा पी है और यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मान फाइंड करना है। ये आपका छोटा सा डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम बंद पृष्ठ पर संभव होता है, और ये मैंने एक बंद पृष्ठ बना दिया। इसके बाद अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे मैंने अनंत लंबाई का एक सीधा तार लेकर के यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस आर डिनोट कर दिया, छोटा सा पार्ट काट के डीएल इधर पी मान लिया। अब बात आती है यहाँ पे आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लिखेंगे, यहाँ पे सपोज करो इसमें आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माना कोई एक एल लंबाई का कोई नहीं सॉरी माना कोई अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, क्योंकि आपका जो डेरिवेशन का क्वेश्चन है वो बोल रहा है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट। तो आप बोल देंगे माना कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या बोलेंगे आप, माना कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस किस बच्चे के समझ में आ गया एक बार कमेंट करके बता दो यार। लाइव क्लास में देखिए, मैं लाइव क्लास में किसी के नेम नहीं ले पाता और आपके लिए एक स्पेशल क्लास रख देता हूं। आप कमेंट करके बता दिया करिए कि सर इस दिन एक स्पेशल क्लास रख दीजिए हमारी क्वेरीज के लिए। मैंने आज आपके लिए एक लाइव क्लास में 20 मिनट रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपकी क्वेरीज बताई गई हैं, जो आपकी प्रॉब्लम थी, किस प्रकार आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर कितने नंबर में आने हैं, इसी सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम कब आया जाए इस प्रकार लाइव, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक अनंत लंबाई का सीधा तार लिया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माना कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, सबके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बाद में फिर से रिपीट मार दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, डेरिवेशन क्या बोल रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, सभी लोग ने। देखिए नोट करिए, और इस चित्र को बहुत आसानी से बनाना है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बोल रहा था एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से, तो हम लोग को पता था ना एम्पियर का परिपथ नियम और गॉस का नियम ये अपने बंद पृष्ठ पर संभव होते हैं, तो हमने एक बंद पृष्ठ बना दिया। इसके बाद बोल रहा था कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, तो हमने एक अनंत लंबाई का तार डिनोट कर लिया। इसके बाद इसमें माना कि हमारी वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो मैंने वैद्युत धारा आई प्रवाहित कर दिया। इसके बाद इधर से जहाँ पे प्रकार की नोक रखी जाती है उस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। तो मान लिया ओ बिंदु है, ओ बिंदु से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए डेरिवेशंस करने के लिए सबसे पहले साइड में चित्र बनाते हैं, और उस जो चित्र को बनाते हैं उसकी डेफिनेशन इस साइड लिखते हैं। तो डेफिनेशन जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे माना कोई एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सभी बच्चों के समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम पे आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो देखिए मैंने कल की क्लास में बताया था, हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था एम्पियर के परिपथीय नियम को। तो एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए मैंने बताया था पिछली वीडियोज पे, इंटीग्रेशन डेल्टा एल बी इक्वल टू आई म्यू नॉट। ठीक है, तो इसी की सहायता लेंगे। तो इसी की सहायता के लिए सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, बी डेल्टा एल इक्वल टू था आई इंटू में म्यू नॉट। देखिए ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन करते समय हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं। तो हमारा ये जो बी है चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। जैसे ही हम इसे बाहर करेंगे तो ये डीएल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू में म्यू नॉट। अब देखिए ये जो डीएल होता है ये एक वृत्त की परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। आप इसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, हमेशा आपके काम आएगा। ये बंद पृष्ठ में इंटीग्रेशन डीएल की जो वैल्यू होती है वृत्त के एक परिधि के बराबर होती है, और वृत्त का एक परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर। यहाँ पे अगर आप डी डिनोट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डी करना होगा, तो इसकी वैल्यू हम सिंपल से रख देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू आई इंटू म्यू नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना था बी बराबर, तो हम इसे इधर ले जाएंगे। तो ये बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान में इस 2 पाई किसके अपान में लाएंगे, 2 पाई
और ये आई और अपान में ये जो आर है इसको आर को ले जाएंगे। अब आप मुझसे बोलेंगे कि मुझे तो म्यू नॉट इंटू 4 पाई की वैल्यू पता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू पता है जो कि होती है 1 इंटू 10⁻⁻7। अब बात आती है कि म्यू नॉट इंटू 2 पाई की वैल्यू कैसे निकाले। तो दोस्तों ये यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁷। अब इस 2 ये जो 2 है ना इसको यहीं पे रहने देंगे, ये 2 पाई को, और 2 को इधर बटे वाली संख्या को कहाँ ले जाते हैं, मल्टीपल में, तो इसे हम आगे ले जाएंगे। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू 2 पाई की। तो जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डेरिवेशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रूविंग हमें यही करनी थी। इसके बाद जब भी कभी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा कोई एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें 5 ओम का कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें 3 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे 5 ओम है, तो सॉरी 5 एम्पीयर, 5 त्रिज्या होगी यहाँ पे, सॉरी त्रिज्या दी गई होगी, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे और ई की रखेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे, आपका जो बी होगा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबके समझ में आ गया होगा। जिसके समझ में नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आपसे बहुत आशा करूंगा, और आप वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डेरिवेशन आता है, मैं पहले बता देता हूँ क्लियरली क्या आता है क्या नहीं आता। देखिए सबसे पहली बात है, किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई वृत्ताकार एक कुंडली है, ये सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। किसी कोई वृत्ताकार एक कुंडली है जिस पर हमें क्या करना है, कुंडली के केंद्र पर, अगर कुंडली के अंदर कोई केंद्र है उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्ताकार कुंडली बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं भाई वृत्ताकार कुंडली। ये रही अपनी एक वृत्ताकार कुंडली। जैसा कि आप जानते हो कुंडली में डबलिंग कर देते हैं ताकि कुंडली क्या हो, अच्छी लगे। इसको मैं डबलिंग कर देता हूँ, हालांकि मेरी कला इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छी कुंडली बना के यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, ये कुंडली हो गई। बोल रहा है इसके बीच के केंद्र पर उत्पन्न, तो केंद्र पर उत्पन्न होगा तो हमें केंद्र के लिए मान लेते हैं ये हमारा बीच का सेंटर पॉइंट हो गया, ये केंद्र हो गया, इस पर हमें क्या बी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। आई बात समझ में। अब बात आती है तो इस पे ना, इस रोटेट पे जो क्लॉक वाइज जो आपकी समय की सुई बताती है घड़ी, उस पे आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ओ बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु को मान लेते हैं ओ, इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इससे मान लेते हैं ए दूरी पर, कितनी दूरी पर, ए दूरी पर एक छोटा सा कट पॉइंट लगाया गया है। यहाँ से ए दूरी होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी रेडियस, ए दूरी से एक डेल्टा एल छोटा सा कट पॉइंट लगाया गया है। क्या लगाया गया है, डेल्टा एल एक छोटा सा कट पॉइंट लगाया गया है। बस इतना ही आपको चित्र बना के आना है और कुछ नहीं बनाना, बस आपको मार्क जो है दे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि देखिए ये अब डेरिवेशन, ये चित्र बन गया, तो इधर आपको क्या थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो जब थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी तो यहाँ पे आप थ्योरी क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे समझिएगा, माना कोई एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये लूप है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे आप, लूप। तो आप बोल देंगे माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, क्या है, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए है। क्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए है। केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए आई होप आपके समझ में आया होगा। इसमें आपको कहना है माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, क्या है, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। बिंदु ओ से ए मीटर की दूरी पर एक डेल्टा एल पॉइंट काटा गया है तथा इस पे हमको क्या करना है, बी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बस सिंपल सा इतनी थ्योरी लिख देना है। आता है दोस्तों, इसको आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये बायो सेवर्ट के नियम से निकलता है। किससे, जितने भी डेरिवेशन है लगभग अब बायो सेवर्ट के नियम से निकलेंगे। तो बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई
डेल्टा एल, ये मैंने पढ़ाया था आपको, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर होता है। तो इस आर स्क्वायर की जगह में हमारी त्रिज्या क्या है, ए, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? जिसके समझ में ना आई हो ना वो कमेंट करके बताना। अब देखिए हमको इसमें छोटा सा एक क्या छोटा सा दिमाग लगाना होता है, बस हमारा जो डेरिवेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के ये डेरिवेशन समझ में शायद ना आए, क्योंकि मैं जो ना थोड़ा स्पीड में हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बाद में समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक बात जानकारी दे देना चाहता हूँ कि B इक्वल टू, आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है, B इक्वल टू याद रखना है डेल्टा एल इंटू में डेल्टा वो सॉरी इंटीग्रेशन डेल्टा बी होता है। B इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन डेल्टा बी, ये याद रखना है आपको, बस इसी से कैलकुलेशन आपको कर लेनी। तो डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में ए स्क्वायर, ये दी गई ये वैल्यू आपको। अब क्या करना है, इसमें लगा देना है आपको इंटीग्रेशन बी इक्वल टू, क्योंकि आपको बी निकालना था चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे क्या दिया गया था, डेल्टा बी, इसलिए यहाँ पे डेल्टा बी को हमको क्या करना पड़ा, ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर करके, और इस पे हम लोग क्या कर लेंगे, अपना एक जो कांस्टेंट बाहर करके, समाकलन का साइन है तो इसको समाकलन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी कांस्टेंट क्या है, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये अपना कांस्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए ये साइन थीटा और आई भी बाहर हो जाएगा, तो आई साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, बहुत अच्छे से गौर करें, तो यहाँ पे आपको जीरो अंश का कोण भी नजर आएगा। या फिर आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि जब हम लोग कभी समाकलन वाले कॉन्सेप्ट को करते हैं, तो वहां पे हम इस साइन को अपनी तरफ से गैप कर देते हैं, यानी आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर लगाते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल, क्या हो जाएगा, इंटू में डेल्टा एल आई, और ये साइन थीटा हो जाएगा डेल्टा एल, ये अपान में ए स्क्वायर जो होगा, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई आई साइन थीटा अपान में ए स्क्वायर, और देखिए ये डेल्टा एल है ना जो इंटीग्रेशन के अंदर, इसका मान होगा 2 पाई ए, क्या होगा 2 पाई ए से ए क्या हो जाएगा अपना खत्म हो जाएगा, और हमारे पास बी इक्वल टू निकल के आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपान में, देखिए इस साइन को आप यहीं से गैप कर सकते हैं, या यहाँ से गैप कर दीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान में ए। अब देखिए कंक्लूजन में समझाता हूँ, डेरिवेशन कराता हूँ लेकिन कंक्लूजन समझाता हूँ। कंक्लूजन क्या निकला, देखिए ये फार्मूला होता है मोस्ट, जब भी आपसे कहेगा कि आपको क्या निकालना है, जब आपसे क्वेश्चन बोलेगा, जब आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि धारावाही लूप के कारण, किसके कारण, धारावाही लूप के कारण, अब आप बोलेंगे कि ये तो डेरिवेशन मतलब कि ये म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, ये अनंत लंबाई की सीधेदार का होता है, नहीं होता, क्योंकि ये 2 पाई हमने अभी छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चे लाइव में, मैं सोच रहा था कोई कमेंट करे, लेकिन किसी ने ये कमेंट नहीं किया कि आपने गलत कर दिया। अरे यार देखो ना, अच्छे से पढ़ो ना, मेहनत करो, आप लोग तो बस बने रहते हो, हाजिरी पूरी करते हो। देखो ना कैलकुलेशन ही तो हो रही है, देखिए 2 पाई यार था, तो मैंने ए से काटा, तो 2 पाई कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीपल में आएगा ना, यानी कि 2 पाई से 2 पाई, ये पाई से पाई कटेगा, दो दूनी की 4 बचेगा ना। तो यहाँ से भी इक्वल टू जो फार्मूला निकलेगा, म्यू नॉट अपान में 2 इंटू आई अपान में ए निकलेगा। अब किसी ने ये कमेंट करके नहीं बताया कि सर जी ये 2 पाई कहाँ चला गया। अरे थोड़ा कंसंट्रेट होके वीडियो को देखा करिए ना, आप लोग तो बस ऐसे ही देखते रहते हो। तो देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको एक कुंडली बनानी है। कुंडली बनाने के बाद उसमें चुंबकीय क्षेत्र बी दौड़ा देना है, इसमें हमें केंद्र पर निकालना है, इसलिए हमें केंद्र बना देना है। आप जानते हैं इसकी दूरी कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी। इस पे हमें जो थ्योरी लिखनी है लिख देनी है। माना कोई एक लूप, वृत्ताकार लूप है, जिसके केंद्र पर हमें, या फिर लिख देंगे जिसके केंद्र ओ से ए मीटर की दूरी पर एक डेल्टा एल छोटा भाग काटा गया है। मेन केंद्र से बी बिंदु पर, किससे, केंद्र से बी बिंदु पर हमें जो है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अतः बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम का फार्मूला रखेंगे। बस आपको छोटी सी बात ये याद रखना है, इस डेरिवेशन में 2 चीजें याद रखना है कि ये डेरिवेशन बायो-सेवर्ट के नियम से होता है और इस कंडीशन से होता है, ठीक है। बस इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कांस्टेंट बाहर करा और इसका समाकलन कर दिया, तो सबके समझ में आ गया होगा। देखिए छोटी छोटी क्लासेस होती हैं अपनी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। ये डेरिवेशन बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने स्पीड से बताया। तो आप डिस्कस करने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति, ये एक डेरिवेशन है जो कि हर बार पूछा जाता है, या तो फिर इससे एक ना एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर बराबर mv अपान क्यू बी, ये हम लोग प्रूव करेंगे। क्यू बी इसको हम लोग ई लिख देते हैं, क्यू बराबर ई क्यों लिखते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे।
देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गति, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है, तो उसके चारों ओर एक लंबवत वेग से, किसी भी वेग से अगर कोई बल, तो उसके चारों ओर क्या होगा, बल लगेगा। कोई कण है मान लीजिए और एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, अगर आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में गति, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति होगी तो वृत्ताकार होगी। तो आप यहाँ पे सपोज करो कोई एक कण है और इस वृत्ताकार पथ है, ये कोई मान लेते हैं एक वृत्त बना दिया मैंने, वृत्त का मीन्स होता है गोला। इस वृत्त में कोई एक कण है वो वृत्ताकार गति कर रहा है, सपोज ऐसे गति कर रहा है, तो देखिए इसके अंदर ये आवेशित गोला होगा। क्या होगा, आवेशित गोला होगा। इस क्यू का मतलब है और इस क्रॉस का मतलब है कि इसमें पूरे में ये क्या है, आवेशित है। इस आवेशित गोले में कोई ना कोई एक कण है जो कि पूरे पर एक v वेग से गतिमान है। किस वेग से गतिमान है, तो मान लेते हैं कि उसका जो पहला फ्रैक्शन होगा यहाँ पे वो F1 होगा। सपोज करो ये F1 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद उसका जो दूसरा बल यहाँ पे कार्य करेगा वो कार्य करेगा F2। इधर जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा F3। कोई कण है चारों ओर घूमेगा, तो इधर जाएगा तो F1 बल लगेगा, मान लेते हैं इधर जाएगा पूरे जाएगा तो बल लगेगा, तभी तो जाएगा। सपोज करो ये पेन ऐसे रखा हुआ है, इस पेन को मुझे इधर से इधर लाना है, तो जब मैं इसे ऐसे खिसकाऊंगा तो इसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा ना। बिना बल लगाए इसमें हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं इसे इधर खिसका लूं, तो इसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो मैं मान लेता हूं इधर जाएगा तो F1, इधर जाएगा तो F2 और इधर आएगा तो F3 बल लगेगा। इसके बाद एक दिशा रह गई, तो इधर जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि F4 बल लगेगा। अब सपोज करो ये बिंदु अपना S है और ये बिंदु अपना Q है, ठीक, इतना मान लेते हैं। इसके बाद देखिए मैंने बताया था कि v वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ये v वेग से क्या हो रहा है, पूरे में गतिमान है। अब देखो यहाँ से कुछ ना कुछ जो जैसे कि आप गोला बनाते हैं तो यहाँ पे प्रकार रख करके जैसे गोला खिंचाए होंगे, तो इससे ये इसको मान लेते हैं O बिंदु, और गोले की इधर से अगर इधर तक की हम बात करते हैं तो क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। तो ये गोले की मान लेते हैं त्रिज्या हो गई। अब दोस्तों यहाँ से ये डायग्राम जो है अपना कंप्लीट बन के तैयार हो गया है चुंबकीय क्षेत्र में गति का। आपको याद रखना है जब भी कभी चुंबकीय क्षेत्र पे गति होगी तो वो एक वृत्ताकार होगी। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उस पर चारों ओर अलग अलग प्रकार के बल लगेंगे। यहाँ पे हम बिंदु मान लेते हैं Q से S। हमने कुछ नहीं किया, एक कण को वृत्ताकार घुमाया तो एक वृत्त बना लिया। फिर इसके बाद आपको पता है बल लगेगा तो हमने चारों तरफ बल लगा दिया। इन पर 2 पॉइंट थे, इन पर हमने कुछ ना कुछ पॉइंट मान लिया। इसके बाद ये सब कोई जानता है कि वृत्त में ये त्रिज्या होती है। अब इस पे आप थ्योरी लिखेंगे कि माना कोई आवेशित कण, क्योंकि ये आवेशित कण है तो ये आवेश है पूरे गोले में, तो लिखेंगे माना कोई एक आवेशित कण है जो पूरे वृत्त में, किसमें, पूरे वृत्ताकार पथ में v वेग से गतिमान है। ये आपको थ्योरी में लिखना है कि माना कोई एक आवेशित कण है जो पूरे वृत्त में v वेग से गतिमान है। किस वेग से, v वेग से गतिमान है। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग भी है। चुंबकीय क्षेत्र के जो कोई चुंबकीय क्षेत्र इसमें रखा हुआ है उसके लंबवत है ये, ठीक है। ये अगर आपके समझ में नहीं आई तो आपको ये लिखना है थ्योरी, माना कोई एक आवेशित कण जो किसी वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिमान है, जिस पर लगने वाला बल F1, F2, F3, F4 है। इतना आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब एक बात मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका v है, चुंबकीय क्षेत्र b की बात हो रही है, यहाँ पे आवेश Q की बात हो रही है और बल की बात हो रही है। तो अगर हम लोग चुंबकीय बल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। किस किस के दिमाग में फार्मूला गूंज रहा है चुंबकीय बल का। सबको पता होना चाहिए यार, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको पता ना हो, क्योंकि हाई स्कूल में इसका सवाल देखिए Q गिवन है, V गिवन है, B की चर्चा की गई है, B गिवन है, हमें F निकालना है। तो इनसे रिलेटेड कोई एक फार्मूला पता है आपको, जो कि हाई स्कूल में यार ऐसा सवाल आता है 5 अंक का, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर QV भी कहीं दिए हो उनका मल्टीपल करके लिख के चले आना और जो आंसर आए वही आपका उत्तर हो जाएगा। हाई स्कूल में बच्चों को ऐसे बताया जाता है क्योंकि वो नादान होते हैं। आप नादान तो है नहीं, तो यहाँ पे F बराबर होता है QVB। अच्छा एक बच्चा कुछ कह रहा है कि अच्छा इस पर कह रहा है कि पता नहीं गेमिंग करके इनका नाम है। ये कह रहा है कि इस पर अभिकेंद्र बल लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, बहुत सही बच्चे हैं आप। गेमिंग करके अपने नेम को एडिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रिपीट किए एक बंदा कह रहा है
देखिए रिपीट पे क्या है, हमें चुंबकीय क्षेत्र में गति निकालना था। चुंबकीय क्षेत्र में गति तभी होगी जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो वृत्ताकार पथ पर देखिए कौन सा, जब कोई कण गति करेगा तो हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। आवेशित कण है तो हम लोग एक आवेश बना लेंगे। ये मान लीजिए इस पर कोई क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो चारों तरफ अलग अलग बल लगेगा। किस वेग से गति करेगा, तो वेग को हम मान लेते हैं v। अब इस पे मैंने कहा बताया आपको कि थ्योरी आपको लिखना है। माना कोई एक आवेशित कण है जो किसी वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिमान है, जिसके चारों ओर F1 F2 F3 F4 बल लग रहे हैं। चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा F बराबर QVB। ये फार्मूला होता है, इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब एक बच्चा कमेंट करके अभी भी कह रहा था कि इस पर देखिए जब कोई कण वृत्ताकार किसी पथ पर चक्कर लगाता है तो वहां पर अभिकेंद्र उस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, इस बल के केंद्र की ओर। ठीक है। जब कोई कण किसी पर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वहां पर अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहां पर लिखेंगे आप, क्योंकि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। उस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा था, आगे मत भागिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभिकेंद्र बल बराबर आप फार्मूला बताइए। देखिए अभिकेंद्र बल बराबर फार्मूला होता है m। आपसे अगर कहीं भी आपसे कोई पूछ लेता है अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होगा, तो आप 11 में तो पढ़ ही चुके होंगे। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r होता है। ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए जिसके समझ में नहीं आया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कभी चुंबकीय क्षेत्र में गति निकालनी होती है तो हम लोग कुछ नहीं करते, एक वृत्ताकार पथ पर गति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की गति एक वृत्ताकार पथ पर होगी। जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई कण चक्कर लगाता है, वहां अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है और यहाँ आवेशित कण है और v वेग से गतिमान है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की भी बात हो रही है, बल निकालना है, तो QVF से संबंध एक ये होता है QVB से, F बराबर QVB, इसलिए इसको लिख दिया। इसके बाद आपको पता है जब किसी वृत्त के अंदर कोई कण गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। अभिकेंद्र बल होता है F बराबर mv²/r। अब देखिए इनको दोनों को समीकरण 1 व 2 के देख सकते हैं, लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। तो जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैथमेटिक्स का रूल कहता है। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड अपनी तरफ से बराबर हो जाएंगे mv²/r। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा QB = mv/r। अगर मैं यहाँ से r = निकालूंगा, देखिएगा अगर मैं यहाँ से r बराबर निकालूंगा, समझिएगा r बराबर निकालूंगा तो निकल के आ जाएगा मेरे पास mv/QB। अब देखिए अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहाँ Q बराबर E हो जाएगा। जब Q बराबर E हो जाएगा तो R बराबर मेरे पास निकल के आएगा mv/ev। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स आपको एयरफोर्स, NDA, नेवी, आप कहीं भी तैयारी करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यार आप इस फार्मूले को कंप्लीट तैयार कर लीजिए। इस फार्मूले से कभी कभी देखिए इससे पूछ लिया जाता है फार्मूला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विशिष्ट आवेश का मान बताओ। इसी फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता है विशिष्ट, मोस्ट टिक कर लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशिष्ट आवेश का मान बताओ। क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा विशिष्ट आवेश का मान बताओ। तो विशिष्ट आवेश होता है E/m। अब देखिए E/m = अगर हम यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा V/b और V/r। देखिए कैसे, समझिएगा, mv/QB था। ठीक है, यहाँ पे QB था,
तो ये बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, इस आर के इंटू में ये बी है, तो इस आर के इंटू में बी चला जाएगा। अब हमें ई बराबर ई अपान एम निकालना है, तो ये फिर हम ई को इधर ले जाएं, एम को इधर ले आए, तो ये ई इधर जाएगा। देखिए ये ई इधर चला जाएगा, गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में जाती है, तो इसके बटे में आ जाएगी, आर इधर आ जाएगा, तो ई बराबर एम ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो जगह आपके खाली बच गई है, यहाँ पे आपको यही थ्योरी लिखनी है। माना कोई एक आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, माना कोई एक आवेशित कण है, ये देखिए ये कोई भी कण हो सकता है जो कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं गति कर रहा है जिसका वेग v है, बिंदु O से कैपिटल R उस वृत्त की त्रिज्या है, तथा उस पर बल क्या लग रहा है, F1 F2 F3। तो आई होप दोस्तों जब भी आपसे कभी इसका न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन पूछा जाएगा तो आपसे बचेगा नहीं, आप कर देंगे, इसकी धड़कन परवार करेंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं 8 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाले टीचर्स का, आप टीचर्स के स्टूडेंट हैं। ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इससे हमें सहायता लेनी पड़ेगी, तो आपको इस नियम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, एम्पियर का परिपथीय नियम। क्योंकि दोस्तों ये नियम जो भी डेरिवेशन आगे आएगा 4 नंबर पर आपसे बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे, और इस रूल को अगर आपको नहीं पता तो वो डेरिवेशन आप नहीं कर पाओगे। और ये रूल भी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक भी स्किप नहीं करना। अब बात आती है दोस्तों एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एम्पियर का परिपथीय नियम बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कभी कोई नियम पढ़ रहे हो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन जब उसकी लिखेंगे, आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम, तो आप सबसे पहले यहाँ पे यही लिख देंगे, इस नियम के अनुसार या एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। फिर आप कुछ भी लिख देंगे बीच में अगर आपको नहीं आ रहा, और बोल देंगे बीच में कि जो भी और ये होता है, तो जो एग्जामिनर होगा ऊपर की लाइन देखेगा तो वो समझ जाएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम इस बंदे ने लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन किसी भी नियम को यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये जरूर लिखेंगे एम्पियर के, या जो भी है, जैसे ये एम्पियर का पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे बोल देंगे एम्पियर के नियमानुसार, यानी कि जो एम्पियर का नियम है इसके अनुसार। तो अब एग्जामिनर जो होगा वो इतने से ही समझ जाता है कि बच्चे के अंदर नॉलेज है, ठीक है, नियमानुसार, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन रियलिटी की आज के बाद जीवन में नहीं बोलेगी, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के लिख दीजिए। अब देखिए मैंने आपको गॉस का नियम पढ़ाया था, गॉस का नियम बताया था कि जो गॉस का नियम होता है वो एक बंद पृष्ठ पर संभव होता है। किस पृष्ठ पर संभव होता है, बंद पृष्ठ पर। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है ये भी एक बंद पृष्ठ पर संभव होता है। अब इसके लिए एक फार्मूला दिया है एम्पियर के परिपथीय नामक वैज्ञानिक ने, वो ये दिया है कि रेखीय समाकल, ये अपना जो साइन है ये रेखीय समाकल का है, और इसे आप जानते हैं बी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये dl इसकी जो एक लंबाई होती है, जो मैंने एक छोटा लघु क्षेत्र काटा था वो है ये, और ये μ0 × I, ये इन्होंने एक रूल दिया, इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। देखिए ये क्या है अपना, ये रेखीय समाकल है, बहुत गौर से समझ लीजिए, ये अपना क्या है, ये रेखीय समाकल है, रेखीय समाकल। इसके बाद ये रेखीय समाकलन के अंदर ये अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसे तो आप जानते हैं ये वैद्युत धारा है। तो जब आप डेफिनेशन बोलेंगे तो सबसे पहली बात है किस पर संभव है, बंद पृष्ठ पर संभव है, तो आप बोल देंगे किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसे बंद पृष्ठ हो गया, तो यहाँ पे आप बोल देंगे किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र B का, किसका, चुंबकीय क्षेत्र B का। ये क्या है, ये अपना रेखीय समाकल है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल, उसमें प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। क्या बोल देंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का, ये क्या है अपना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियोज में भी इसका जिक्र हो चुका है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप बोल देंगे कि किसी बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र, उसके रेखीय समाकल का, उसमें प्रवाहित धारा के, किस पर प्रवाहित धारा के, चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रवाहित धारा होगी उसका जो रेखीय समाकलन होगा उसमें प्रवाहित धारा के μ0 गुना होगा। जो मल्टीपल में संख्या होती है उसको हम लोग गुना से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय किसका दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, समझ जाइएगा, चुंबकीय क्षेत्र B का। अब ये कौन सा समाकल है, मैंने बताया रेखीय समाकल है, तो आप बोल देंगे चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल, रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के
म्यू नॉट गुना होता है। गुना का मतलब होता है गुणा। गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा। गुना होता है। ये होता है आपका एम्पियर सर्किल लॉ। अब इसमें जो मेन होता है ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हर जगह आपका लगेगा डेरिवेशंस में। तो जब भी आपसे कभी कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको अगर ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले की मदद से आप एम्पियर का सर्किल लॉ बता देंगे, तुरंत आपके दिमाग में आएगा। एम्पियर का सर्किल लॉ बंद पृष्ठ पर संभव होता है, तो आप बोल देंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तुरंत रेखीय समाकल बनाया, उसमें प्रवाहित धारा के, किसमें प्रवाहित, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही क्या कहलाता है? हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। चुंबकत्व। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने एक क्लास रखी थी जिस पर मैंने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पूरा चैप्टर एक ही क्लास में फिनिश कर दिया है। तो आई होप आप जाएंगे और उस क्लास को देख करके अपना चैप्टर फिनिश कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास वो कब आ जानी चाहिए एल्कोहल फिनाल ईथर की। ठीक है। केमिस्ट्री अपनी ऐसे चलेगी कि एक चैप्टर पूरे एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। लाइव क्लास होगी। क्लास में आप आइए, आराम से आपका वेलकम है। क्लास का एंजॉय कीजिए। पूरे 3 से 4 घंटे 5 घंटे जो भी टाइम लगेगा क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त किया जाएगा। उसे आप कंप्लीट करिए। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी 2 से परसों के दिन ही वीडियो मेरे ख्याल से पड़ी थी, वो परसों के दिन ही क्लास वो लगाई गई थी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। अब देखिए ये डेरिवेशन है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चैप्टर के डेरिवेशन करा देता हूँ। सबसे पहले छोटी सी थ्योरी की एक बेसिक वीडियो बना देता हूँ जिसपे बता देता हूँ कि कितने नंबर का हटाया गया है 30% में, क्या कैसे। फिर इसके बाद लास्ट में एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, जो वो क्लियर कर देता हूँ। अब क्या है, डेरिवेशन करा रहा हूँ। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पर 5 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 5 अंक का आएगा। तो आई होप इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे और क्लास को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। जब भी कभी आपसे डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, उस डेरिवेशन की स्टेटमेंट को, जो डेरिवेशन दिया गया है क्वेश्चन को, उसे 2 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2 बार। देखिए हम पढ़ते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। दो समांतर धारावाही तारों, इसका मीन्स है कि दो सामने सामने तार होंगे, उनके बीच लगने वाला बल हमें निकालना है। जो बल उनके बीच लगेगा तो हम 2 तार बना लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट तार हुआ और यहाँ पे अपना सेकेंड तार हो गया। ठीक, ये क्या तार हो गया? ये अपना सेकेंड तार हो गया। मान लेते हैं पहले तार को हम दे देते हैं नाम, ये पी तार, ये पी क्यू तार हो गया, और इसको दे देते हैं आर एस तार हो गया। आपका मन है भाई इसको ए बी मान लो, इसको बी सी मान लो, आपका मन है इसे सी एस मान लो, इसे डी पी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद मैं सपोज मानता हूं इस पर भी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस पर भी धारा प्रवाहित होगी। तो इस पर मैं मान लेता हूं I1 धारा है और इस पर मान लेता हूं I2 धारा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों, इस क्लास में, इस जो लाइव क्लास होती है, इस पर मैं किसी के कमेंट नहीं देखता। ठीक है। कमेंट में मैं वही रिप्लाई देता हूं बच्चों के, जैसे कि आप लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजते हैं। ये डेली डेली करने से मैं कोई फायदा नहीं समझता, इसलिए बच्चों के नाम रिप्लाई नहीं देता। हाँ, नाम सभी बच्चों के मैं हफ्ते में 1 बार लेता हूँ, वो भी कब? जब आप रिजल्ट मैं देता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, टेस्ट सॉल्व करके आप भेजते हो, उसका रिजल्ट आता है। तो कल टेस्ट है, देखिए कल सुबह 7 बजे आप लोग टेस्ट देंगे प्रकाश की चैप्टर का। ठीक है। तो इस पे मान लेते हैं I1 धारा है और इस पर I2 धारा है। अब सपोज करो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना, तो दूरी क्या होती है? दूरी को कैसे डिनोट करते हो? आपने अभी तक R से दूरी को डिनोट किया, तो मैं मान लेता हूँ R दूरी पर ये दोनों रखे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर एक बल लग रहा है, क्योंकि हमें बल ही निकालना है, तो यहाँ पे कोई बल कार्य कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें चुंबकत्व वाला चैप्टर का डेरिवेशन है, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो मान लेता हूँ कि ये बी चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे B1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये चाहे हम तो यहाँ भी एक बल का चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, तो इसे B मान लेते हैं। इसी के उपरांत सब साइड में एक F बल भी कार्य करेगा, क्योंकि हम बल हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका डायग्राम है, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है चित्र बनाने में, बोलो बन के तैयार हो गए। इसमें आपको कुछ याद करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा ना, बस आपको ये याद रखनी है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच में अगर हमें बल निकालना है तो सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। सिंपल सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका चित्र। अब चित्र बन गया। चित्र बनने के बाद यहाँ पे साइड में थ्योरी लिखी जाती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखनी है। माना PQ तथा RS 2 तार हैं, जिन पर पहले तार PQ पर वैद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है तथा RS पर वैद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है? R है। दोनों तारों के बीच की दूरी R है। तार PQ पर, अब इतना लिख लेने के बाद अगर आप इतनी सी थ्योरी लिख देते हैं तो छोटा सा आप नीचे लिख देंगे तार PQ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर दोस्तों मैं बात
करूँ आपसे लंबे सीधे तार के निकट, सबसे पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ। देखिए थ्योरी आपको सिंपल वे में यहाँ पे लिखनी है। माना पी क्यू तथा आर एस दो तार हैं जो आर दूरी पर एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं। तार पी क्यू पर वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है तथा तार आर एस पर वैद्युत धारा आई टू प्रवाहित हो रही है। बस इतनी सी थ्योरी आपको लिखना है। थ्योरी में क्या लिखना है बच्चों, इतना लिखना है। माना हमारे पास दो तार पी क्यू तथा आर एस हैं जो दोनों तार आर दूरी पर एक दूसरे से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर रखे हुए हैं। तार पी क्यू पर I1 धारा तथा आर एस पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब अगर मैं आपसे बात करूं, इतनी सी थ्योरी जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे डेरिवेशन पर आएंगे, यहाँ पे आप थ्योरी लिख लेंगे तो डेरिवेशन पे यहाँ पे आएंगे। लेकिन हमने थ्योरी नहीं लिखा, यही रूल होता है। इस ब्लैक पेन से आपको चित्र बना देना है और यहाँ पे आपको थ्योरी लिख देनी है, फिर यहाँ पे डेरिवेशन कर देना है नीचे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने आपको बताया था लंबे सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पता, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे आपने एक फार्मूला प्रूव किया था। अगर मैं तार पी क्यू की बात करूं या आर एस की, इस पर पी क्यू की बात करूं, कहूं इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आप देख रहे हैं लंबा सीधा तार है तो पी क्यू तार पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम पी क्यू तार पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो लंबे सीधे तार के निकट जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ पे ये B1 है ना, इस बी होता तो बी मानते, लेकिन ये B1 है तो इसे B1 लेट कर लेंगे। वो होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान में आर। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास पे, आप पिछली क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कॉल आ रही है, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, मोबाइल को मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया। इसके बाद दोस्तों पी क्यू तार पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये देखिए एक तार पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पी क्यू तार, जो पी क्यू है ना, इस पर अगर मैं बात करूं आपसे, किस पर बात करूं, ये जो तार पी क्यू है ना, इसके इस पर जो ये इसके द्वारा इस तार पर बल लग रहा होगा, यानी तार पी क्यू से आर एस में लगने वाला बल की अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं, अगर मैं पी क्यू से आर एस तक की तार की बात करने लग जाऊं, तार पी क्यू से आर एस पर लगने वाला बल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तार पी क्यू से आर एस पर लगने वाला बल, किस पर, तार पी क्यू से आर एस पर लगने वाला बल। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि तार पी क्यू से जो आर एस में लगने वाला बल होगा वो आपका लगेगा, जो कि देखिए ये बल आपको थोड़ा सा, ये पॉइंट क्या है, लर्न करके रखना है। देखिए कॉल आ जाने पे डिस्टर्ब हो गए हम लोग, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो एफ बराबर आई बी एल। ये कोई अगर तार सामने रखा होता है, उसके द्वारा सामने से अगर कोई तार पर बल लगता है तो वो ये बल लगता है। तार पी क्यू से अगर इस तार से मैं इस पर बल लगाऊंगा तो एफ बराबर आई बी एल लगेगा। क्या लगेगा, एफ बराबर आई बी एल लगेगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या था कि बी एल में नहीं, हमने बी पे, बी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है दोस्तों सिर्फ किसकी वैल्यू, हमारे पास है B1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू, B1 की वैल्यू, तो इसे हम लेट कर लेंगे B1, और यहाँ पे हमारे पास इसको हम I1 या I2 लेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम इसे I1 रखेंगे तो इसे हम लोग I2 रख लेंगे। क्यों I1 रखेंगे, क्योंकि ये B1 रखा था और B1 के लिए I1 था, इसलिए इसे I1 रख लिया, तो इसे I2 लेट कर लेते हैं। अब बराबर जैसे ही हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, क्या हम रखेंगे, वैल्यू रखेंगे B1 की। तो जल्दी से मैं वैल्यू रखता हूँ, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान में R और इंटू में L। ठीक है, अगर मैं आप अपान में R, I1 I2 अपान में R, ठीक है। लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। L इक्वल टू हम रख देंगे 1, तो ये हमारे पास डेरिवेशन निकल के आ जाएगा। L बराबर सॉरी F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 इंटू अपान में R, I1 इंटू I2 अपान में R। यही आपकी प्रूविंग होती है, यही आपसे बोर्ड एग्जाम पर पूछी जाती है। तो आई होप इस प्रूविंग को आप समझ चुके होंगे और इस डेरिवेशन को भी समझ चुके होंगे। डेरिवेशन बहुत ही अच्छा था। आज की क्लास मुझे यहीं पर रोकनी पड़ रही है, जबकि जिस क्लास को मेरा थोड़ा सा और पढ़ाने का मूड था। अगर देखिए इसे आप 4 करना चाहें तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, तो 2I1 I2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू बच्चों को पता रहती है। लेकिन चलिए 2 पाई ही कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 इंटू अपान में R। और न्यूटन चुंबकीय क्षेत्र में 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। वृत्त की त्रिज्या
वह इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमसे पूछा है कि कोई एक वृत्त है, वृत्ताकार पथ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र 0 इतने न्यूटन प्रति एम्पियर के इतनी चाल से कोई जो कण है वो घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मैंने आपको करवाया था कि जब कोई वृत्ताकार कण से की गति चुंबकीय क्षेत्र होती है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की गति यानी वृत्ताकार कण की गति क्या होती है, तो वहां पे मैंने आपको करवाया था आर बराबर एक फार्मूला बताया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए किस किस को फार्मूला याद है। वो मैंने बताया था एम अपान में क्यू बी, एम अपान में क्यू बी। ये मैंने आपको फार्मूला प्रूव करवाया था कि जब कोई वृत्ताकार गति करता है तो उसके लिए त्रिज्या का जो फार्मूला होगा ये होगा। हमेशा याद रखना, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर 100% पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल फार्मूले बेस्ड पर है, ये 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर है। ये न्यूटन प्रति एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। देखिए आगे लिखा भी गया है चुंबकीय क्षेत्र, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे B इक्वल टू 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इतने मीटर पर सेकंड की चाल से, मीटर पर सेकंड की चाल, देखिए पहले मात्रक लिखा होता है, फिर जो भी कंपाउंड होता है वही लिखा होता है। चाल, चाल को हम कैसे व्यक्त करते हैं, वी से। वी इक्वल टू दिया गया है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो वृत्त की त्रिज्या हो गई आर। और इसके बाद हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम मान लेते हैं के इक्वल टू पूछ रहा है, 2 वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए हम सिंपल वे में एम का मान रखेंगे, वी का मान रखेंगे और आर निकल के आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31, 9.1 होता है। बट हम लोग अगर 9 × 10⁻31 रख लेते हैं तो भी अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 9 × 10⁻31, ये कहेगा होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है देखिए क्वेश्चन पर। ठीक है, कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इतने चुंबकीय क्षेत्र से इतने मीटर पर सेकंड की चाल से वृत्ताकार घूम रहा है। जब वृत्ताकार घूमने की बात करेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो अब v कितनी चाल से चल रहा था, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था। अब क्यू बी, क्यू एक आवेश है। अब यहाँ पे आवेश आपको दिया गया है या नहीं दिया गया आप पर डिपेंड करेगा। तो देखिए आवेश नहीं दिया गया तो ये ई के बराबर होता है। ये क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31। जब भी आपसे कभी इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलेगा तो यहाँ पे ये लिखेंगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलेगा तो ये वैल्यू रखेंगे आप, तो यहाँ पे रख देंगे 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इसके बाद बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमें दी गई है 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। इस 9 का 3 से मल्टीपल कराएंगे तो 9 × 3 = 27, 270। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, 10⁻31 में 10⁻7 को घटा देंगे। तो जब हम 10⁻7 को घटाएंगे, 31 में अगर हम 7 को घटा लेते हैं, यहाँ पे जब हम 31 में 7 घटाएंगे तो 11 में 7 गए 4 और ये आज बचेगा हमारे पास 24। अब देखिए माइनस वाली पावर बढ़ी है तो माइनस में आंसर आएगा, तो हो जाएगा 10⁻24। अपान में हमारे पास क्या बचा, ये 5 बचा, तो इसके साथ हम मल्टीपल करा लेंगे। 16 × 5 = 80, एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और इंटू 10⁻19, इस -19 को भी ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो जब इस -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 270 × 10⁻24 इंटू 10 की पावर। अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगी तो पावर में जब है तो इसका माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻19/8। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकंड स्टेप पे 8 से भाग देंगे। जब 8 से भाग देंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 ज्यादा हो रहा है तो 8 × 3 = 24 तक करेंगे। 8 × 3 = 24 कितना बचा, 4 × 3 = 7, 3 बचा, तो 3 बचा तो ये 30 हो गया, तो फिर 8 × 3 = 24 होगा।
कितना होगा, फिर 8 त्रिक 24 होगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। अब 8 त्रिक 24 और हमारे पास कितना था 30, तो हमारे पास बचा 6, तो दशमलव लगा दिए, जीरो बजा दिया, हो गया 60, अठी अठी 64, तो 8 अठी 64 यानी कि 8 बार नहीं जा रहा तो 7 बार जाएगा, 33.7 इंटू, अब देखिए 24 में अगर हम 19 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये माइनस वाली पावर बढ़ी है तो जो आंसर होगा वो भी माइनस में आएगा, तो 10⁻⁵ अब ये हम निकाल रहे थे आर, इसलिए इसको लिख देंगे मीटर। इसका मात्रक लिखना ना भूलें। टॉपर जो थी उसने सिर्फ मात्रक नहीं लिखा था तो उसका 1 मार्क फिजिक्स में कट गया था, नहीं तो उसने 600 में 599 नंबर अचीव किए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या है, हमें निकालना है के बराबर आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, के इक्वल टू क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। हाई स्कूल से आप इसे पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट करके अगर बता सकते हैं, जिसको जो कोई अगर किसी को प्रॉब्लम जाती है तो आप बता सकते हैं। ये वी अपनी क्या रहेगी, यहाँ पर भी वी अपनी चाल रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए हाफ क्या होगा, ये मैंने कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रखेंगे फिर से, तो 1/2 m का मान क्या था अपने पास, 9 इंटू 10⁻31। अब देखिए ये 2 बार है, v कितने बार है, 2 बार है, तो वैल्यू हमको दी गई थी 3 इंटू 10⁻7, 10⁻7 एक बार v हो गया। अब एक बार v और है तो इसको भी लिखेंगे 3 इंटू 10⁻7। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी हमारे पास काटने के लिए होगा काट देंगे। अगर इससे मल्टीपल करते हैं, 3 को 9 और 9 9 81, 81/2 और इंटू में देखिए 7 7 कितनी पावर हो गई, 14। जब हम 31 में 14 घटा देंगे तो हमारे पास जो पावर बचेगी वो बचेगी 17। 31 में जब हम 14 घटा देंगे तो हमारे पास पावर बचेगी, 11 में 4 गए, 11 में 4 गए तो बचेगा अपने पास 7, और यहाँ पे 2 में 1 गए 1, तो 10 की पावर कितना बचा, 17, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का पावर बड़ा है। जब ये बेस बराबर है तो पावर आपस में जो घट जाती है, ये आपको पता होगा, क्योंकि अपने आप 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो 10⁻17 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग काट देंगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 80 दो चौको 8, और यहाँ पे जब 2 चौको 8 हो जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे जब हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 1 बचेगा, इसे जीरो बढ़ाएंगे ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे जीरो बढ़ाने के बाद, तो ये कितने 40.5, 40.5 इंटू 10⁻17 जूल, क्या आ जाएगा 40.5 इंटू 10⁻17 जूल, के इक्वल टू आ जाएगा, गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब जिस बच्चे के ये समझ में ना आया हो वो प्लीज कमेंट करके बताना बेटा, सबके समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ आपके फार्मूले मजबूत करवा रहा हूँ, जब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी, अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन्हें समझने की पूरी कोशिश करिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच क्रमशः 2 एम्पीयर तथा 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। दोनों तार एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिनकी लंबाई 10 मीटर है। तारों की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो उन पर उत्पन्न चुंबकीय बल की गणना करनी है हमको। किसकी, उन पर उत्पन्न चुंबकीय बल की गणना कीजिए। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल, वैद्युत बल F इक्वल टू बताया था μ0/4 पाई इंटू में 2I1 I2 अपान में R L, इसके बटे मैंने बताया था कि जब एकांक कर देते हैं तो L इसके अपान में आ जाता है। तो अब सिंपल वे में हम इसको उस क्वेश्चन को पढ़ें और हमारा आंसर हमें मिल जाना चाहिए, अगर हम लोग डेरिवेशन अच्छे से किए हैं तो। अगर डेरिवेशन ही अच्छे से नहीं किए हो, न्यूमेरिकल वो फार्मूला ही नहीं पता, तो आप बताओ न्यूमेरिकल को कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप एक काम करिए कि कायदे से पहले ना आप अपने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो वहां पे आपको क्या जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी। अपने चैप्टर का जो भी पार्ट बचा होगा उसे मैं लास्ट तक 101% कंप्लीट करा दूंगा, इसमें से आप बेफिक्र रहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि μ0/4 μ0 इंटू ε0 की वैल्यू निकालना बता दीजिए, वो भी करा दूंगा, वो छूट गया है पॉइंट, उसे जरूर कराऊंगा। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच क्रमशः दो I1 इक्वल टू दो धाराएं दी है, एम्पियर एम्पियर, तो हम पहले को I1 मान लेंगे तो 2 एम्पियर, और दूसरे को I2 मान लेंगे तो I2 इक्वल टू 5 एम्पियर।
इसके बाद कह रहा है धारा प्रवाहित की जाती है, दोनों तार एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो आर जानते हैं आप दूरी होता है, तो आर इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे 25 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को अगर हम हटाएंगे तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीपल होगा, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आर इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, उन दोनों तारों की जो लंबाई है एल इक्वल टू 10 मीटर है। तो अब हम लोग के पास फार्मूला होता है एफ इंटू एल, या एफ बराबर म्यू नॉट इंटू 4 पाई या 2 पाई। 4 पाई करेंगे तो वहां से 2 हटाना पड़ेगा, 2 पाई इंटू 2 I1 अपान में आर। ठीक है, 2I1 अपान में आर। बस इसी फार्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, इंटू में एल होता है यहाँ पे। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि आप जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁷। अगर आपसे कोई कह दे म्यू की वैल्यू कितनी होती है तो इस 4 पाई को उधर ले जाएंगे, बोल देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर आप कोई बोल दे आपसे कि देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई बोल दे म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होगी क्या होगी, तो यहाँ पे 2 रहेगा तो इस 2 को यहाँ ले जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻⁷, मतलब म्यू नॉट अपान पाई की वैल्यू क्या होगी तो 4 इंटू 10⁻⁷। तो ये आप बता देंगे। ठीक है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2। अब देखिए ये I1 I2 क्या है, ये I1 है, ये I2 है। तो I1 की वैल्यू भी हमारे पास 2 है और I2 की वैल्यू है 5 और L की वैल्यू है 10। इसके बाद ये R की जो वैल्यू है हमारे पास वो दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए इस 5 से अगर हम इसे कैंसिल करें, 5 के 5 5 पचे 25, 5 का 5 5 दूनी के 10, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा। तो हम लोग कर लेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये आ जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻7 अब अपान में 10⁻⁻2। तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+2। तो ये इसमें घट जाएगा तो ये बचेगा 6 इंटू 10⁻⁵। एफ इक्वल टू निकाल रहे थे इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आई होप साथियों सबके समझ में आया होगा। जिसके समझ में नहीं आया ना वो एक बार कमेंट करे, आपकी कमजोरी को मैं जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप यदि बहुत ही कमजोर होंगे, आपने अच्छे से क्लासेस नहीं अटेंड करी होंगी तो प्रॉब्लम जाएगी। अब देखिए अगर ये न्यूमेरिकल्स आपके समझ में नहीं आ रहे तो सीधी सी बात है कि आप क्लासेस बराबर नहीं अटेंड किए। जब बराबर क्लास नहीं अटेंड किए तो जो डेरिवेशन मैंने कराए हैं वो आपके मिस हो गए हैं। अगर वो डेरिवेशन एग्जाम पे आ जाते हैं तो आप क्या कर पाओगे बताओ, 5 अंक चले जाएंगे। इन्हीं सब बूंद बूंद से गधा बढ़ता है, जैसे बच्चों करवाए जा रहे हैं। सुपर न्यूमेरिकल्स का मीन्स ये है कि बोर्ड एग्जाम 2021 पर अगर पूरे सुपर न्यूमेरिकल्स आप कर लेते हैं तो इनसे बाहर न्यूमेरिकल्स में कहीं नहीं जाने वाला, गारंटी मैं लेता हूं। बस इन्हें आप कंप्लीट करिए। जो मैं करवाऊंगा ना सुपर न्यूमेरिकल्स में पिछले ईयर का देख करके 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठा करके बहुत ढूंढ ढांड करके करवाता हूं, ताकि कहीं आपको दौड़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए इतना करने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है, अगर मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब पेड न्यूमेरिकल थे। 399 वाला जो बैच था आपको पता होगा, मैंने पहले वीडियो में प्रमोशन किया था, उस पर सभी बच्चों की फीस मैंने वापस कर दी है। जितने बच्चों से फीस ली थी मैंने वापस कर दी है और इसे फ्री ले आया हूँ। तो बस आपका फर्ज बनता है अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मेहनत करना। सुपर न्यूमेरिकल वही पढ़ाए जाएंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम पर रिपीटेड होंगे। देखिए एग्जाम पे पूछा गया है कितने बार, 2018, 16, 12, 11, 7, 5। देखिए 2018 में पूछा गया, 19, 20 नहीं पूछा गया, 21 में श्योर हूँ मैं कि 101%, 101% बोर्ड एग्जाम पे यही पूछा जाएगा। अब आपको इसको तैयार करना है, ये आ जाए ना तो इसे छोड़ना नहीं है, आपको ये करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, आपको पता है। इसके बाद नहीं दिख रहा क्या, दिख तो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी है 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से। वेग को कैसे डिनोट करते हो, v से डिनोट करते हो, तो v इक्वल टू दिया गया 10⁻7 प्लस में। इसके बाद कह रहा है वृत्ताकार मार्ग। अब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ही वृत्ताकार की बात करता है तो आप तुरंत पहुंच जाते हो। मैंने वृत्ताकार मार्ग के लिए एक डेरिवेशन करवाया था, जहां r बराबर mv/eb या क्यूबी प्रूव करवाया था, पर चल रहा है जिसकी त्रिज्या देखिए r इक्वल टू ये दिया गया है, यहाँ पे r बराबर दिया गया है 0.60 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग तुरंत मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये दशमलव है, दशमलव को हम लोग इधर ले जाएंगे तो पावर आपको पता है माइनस में पड़ेगी, तो हो जाएगा
जीरो पॉइंट इधर आ गया, मान लो 2 अंक इधर आया, तो ये 10 की पावर माइनस में बनेगी तो 10 की पावर 4 हो जाएगा माइनस का मीटर। इसका कह रहा है चल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट आवेश क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट आवेश E/m होता है। अब आपको यहीं से कंफ्यूजन पैदा हो गई होगी कि विशिष्ट आवेश क्या होगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम पर ये पढ़ा दिया जाता है कि R = mv/qb होता है, mv/qb या EB इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसलिए इसे हम लोग EB कह देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि E/m क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे आज गांठ मान लीजिए कि जो E/m होता है विशिष्ट आवेश। क्या होता है, विशिष्ट आवेश। अब बात आती है कि इस विशिष्ट आवेश का फार्मूला कैसे निकालें। विशिष्ट आवेश हमें निकालना है, देखिए इस पर हम आ जाते हैं तो R बराबर हमें पता है mv/EB। तो इसी से अगर हम E/m निकालेंगे तो E को इधर ले गए तो ये हो जाएगा R इंटू में E इक्वल टू, इस M को इधर ले आए तो M हो जाएगा V/, ये हो जाए, ये B होता है कैपिटल, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। V/, हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल B। अगर मैं इस R को भी इधर ले आऊँ तो E/m इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, V/RB। क्या बचेगा, V/RB। ये होता है दोस्तों जब भी आपसे कभी बोर्ड एग्जाम पे पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट आवेश निकालिए, तो विशिष्ट आवेश E/m इक्वल टू, या तो आप डायरेक्ट याद रखिए या R बराबर mv/EB, ये आपको याद होगा, इसी से निकल आता है विशिष्ट आवेश, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए ये आपसे पूछा जाता तो क्या आप बोर्ड एग्जाम पे कर पाते इसको न्यूमेरिकल, इस डेरिवेशन को करने के बाद। तो कुछ चीज़ें बेटा ऐसी होती हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती है, तभी बोर्ड एग्जाम पे 90+ आते हैं। ऐसे 90+ नहीं आ जाते, चाहे जिसके हो, चाहे मेरे हो चाहे आपके हो, ठीक है। 90+ जब आते हैं जब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। रिपीट करने के भी कारण होते हैं, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता, उसके भी कारण होते हैं। इसका कारण यही था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए V की वैल्यू हमें दी गई है। V की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास R की वैल्यू भी हमें पता है 660 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीपल R की वैल्यू हमें पता है। इसके बाद B की वैल्यू भी हमें पता है, चुंबकीय क्षेत्र 10⁻²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, E/m इक्वल टू चल रहा है 10⁻1/60 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसे चाहूँ तो इसे 1/6 कर सकता हूँ, मल्टीपल लगाऊंगा, सॉरी, ये 1/6 कर सकता हूँ। इसकी पावर को ना मैं अपान में जो पावर दी गई है इसे एक लेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो पावर होती है, जैसे ये पावर है, 0 हमेशा प्लस में होता है। किसमें होता है, प्लस में होता है। जैसे लिखा होता है 100, तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻2। अगर इसे आपको सपोज यहाँ पे अगर दिया गया है 10⁻−3, तो यहाँ पे अगर 100 लिखा है तो इसमें पावर 0 गायब होते हैं, प्लस में होते हैं, तो ये माइनस में दी गई, इसको घटा के 10⁻−1 कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो 100 इंटू 10⁻³ सपोज लिखा है, तो इसको आप नीचे इसके 1 बना के 3 0 लिख सकते हो, नीचे आने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 1/1 बना के 3 0, तो 2 0 कट जाएंगे, तो 1/10 10⁻⁻1 वही चीज़ आ गई। तो मैं क्या करूँगा, इसे इधर से एक 0 को खत्म कर दूंगा, इसे 10⁻³ बना दूंगा, और 10⁻³ और ये 10⁻³ और 2 क्या हो जाएगा 10⁻5, ऊपर दिया गया 10⁻+7, और मैं नीचे 10⁻5 रहेगा, चिन्ह चेंज करके ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 10⁻+5। अब देखिए 1/6 को हम लोग भाग करेंगे, तो जैसे ही भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, फिर भी अपना भाग नहीं जाएगा, फिर जो 0 लगा देंगे। अब हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। अब हम लोग को भाग देना है 6 से, ठीक है। तो देखिए अगर हमें भाग देने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो हम इसे फिर से 60 बना सकते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने कर लिया है तो कर लेते हैं। 6 दाम 60 और अपना 40, 6 चौक 24 और 6 पंच 36, 36 6 7 42, तो 60 42 6 7 42, यानी कि ये लगभग जाएगा 15 बार में, 15 6 का 90, ठीक है। कितने बार जाएगा, 15 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 15 करके आ जाएगा इंटू 10⁻12। अब इसको आप बना सकते हैं E/m को, तो ये अपना कैलकुलेट होके आंसर निकल के आ गया। देखिए अब इसमें क्या था, ये रिपीट करने का कारण मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना 12th फिजिक्स चैप्टर 4, 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चैप्टर का नाम था गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। चैप्टर के अपना हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में सुपर सेट को हल कर रहे हैं। ठीक है, किसको हल कर रहे हैं? सुपर सेट को। तो देखिए यहाँ पे सुपर सेट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल क्या होगा और गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी। हमें तीन चीज़ इसमें निकालना है। देखिए 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हर बार पूछा जाता है। ऐसा कोई सन नहीं जिस पर ये ना पूछा जाए। देखिए यूपी में, अपने यूपी की मैं बात करूँ, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में 7 सेट बनते हैं। 7 सेटों में कम से कम 2 सेटों में ये रखा जाता है और बोर्ड एग्जाम पे हर बार पूछा जाता है। तो इसके करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया गया है मीटर पर सेकेंड से आप समझ गए। वी का मान दिया गया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कह रहा है चाल से 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी बराबर 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत प्रवेश कर रहा है यानी कि थीटा इक्वल टू 90। लंबवत का मीन्स होता है थीटा बराबर 90 अंश। ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल। तो जब भी कभी आपसे ऐसे पूछा जाता है तो हमेशा आप लगाइए F बराबर QVB साइन थीटा। क्या होता है? QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे आप रखेंगे F बराबर क्यू का मीन्स होता है ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यू ई के बराबर होता है। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप हमेशा याद रखिए इतना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसके बाद वी की बात करें तो वी यहाँ पे दिया गया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू बी का मान की बात करूँ 10⁻⁴ दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की तो साइन 90 का मान सभी लोग जानते हो 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो F बराबर यहाँ से मैं बात करूँ 16 का मल्टीपल में 4 में करूँगा तो 16 चौक 64 के लिए 4 80 लगा 6 और 16 48 और 6 हो जाएगा अपना 54। 48 से कितना हो जाएगा? 54। तो अब 2 अंक बाद हमें दशमलव लगाने हैं, सॉरी यहाँ से, हाँ 16 चौक 64 के 4 80 लाख 6 और 16 48 54। अब क्या होगा, 2 अंक में हमें दशमलव लगाना है, एक अंक ये तो ये आ जाएगा 5.44। क्या आ जाएगा? 5.44। अब देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻�10 और ये 10⁻�19 दिया गया है। 10⁻�19 और -10 ये मिलके हो जाएगा 10⁻�29। इसके बाद साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे आंसर लिख देंगे 5.44 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन का क्या लगेगा, इस पर बल लगेगा। ये किस किस समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसके समझ में ना आए ना वो थ्योरी वाली क्लास पहले जाके देख लियो, बाद में कमेंट करना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आइए देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो के बराबर आप जानते हैं 1/2 mv²। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/2 mv²। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं वो। अब इसमें इसे क्यों रिपीट किया जाता है? क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता यार कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता क्या है। बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। जब उसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेगा पूरे क्वेश्चन पे द्रव्यमान का मान दिखेगा ही नहीं। जब द्रव्यमान का मान नहीं दिखेगा तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि फार्मूला होता है 1/, के बराबर 1/2 mv²। अब इसमें क्या सीन था, अब वो एफ तो निकालने के लिए फार्मूला लिख देगा, लेकिन अब उसे इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पता तो फार्मूला कैसे निकल आएगा। इसीलिए क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। कुछ ना कुछ बच्चे की नाइंसाफियां होती हैं। बच्चा करके जाता है कि यहाँ पे हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ना मिल पाता, तब बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे m का मान क्या है, 9.1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर का द्रव्यमान होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ठीक है, मेरे होठ जो 10⁻31 होता है। ठीक, इसके बाद ये 10⁻31 होता है तो हम लोग इसे वैल्यू रख देंगे, इधर इस पर v रख देंगे। ठीक है,
और इस पे क्या है आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी आप लोग लगा लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस इस पे क्या था वैल्यूज रखनी थी 9 इंटू 10⁻31। इसके बाद इस वी का मान आप रख लेंगे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। थोड़ी सी क्या है ना प्रॉब्लम आ गई, कॉल आ गई घर, फार्मूले आपके क्लियर हो जाएं उनको मैं करा रहा हूं। इसके बाद हम लोग ना सुपर न्यूमेरिकल को करेंगे। किस न्यूमेरिकल को? सुपर न्यूमेरिकल। और सुपर न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि बेटा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर आएंगे जो मैं सुपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ये न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं लेकिन मैं ये न्यूमेरिकल्स आपके फार्मूले बेस्ड पर करा रहा हूं ताकि जो डेरिवेशंस मैंने पीछे करवा दिए हैं वो पूरे आपको रिवाइज हो जाएं। और ये न्यूमेरिकल्स अगर आने लगेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा, तो वो जो मैं सुपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वो आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इन न्यूमेरिकल्स को करवा रहा हूं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं इन्हें फार्मूले बेस्ड पर न्यूमेरिकल क्यों करवा रहा हूं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्लास में सभी लोग आए, चाहे वो टैलेंटेड बंदा हो या फिर अनटैलेंटेड बंदा हो, सभी लोगों का इस क्लास पर वेलकम है। और क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी साथी अपने साथ जुड़ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्लास है अपनी, किसी एक अनंत लंबाई के तार में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है जिस पर कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र 5 टेस्ला है। देखिए इसका न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, टेस्ला, गॉस, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन तथा मात्रक, वहां पे मैंने पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स कहाँ से इसका मात्रक बनता है, न्यूमेरिकल कैसे इतने मात्रक बन जाते हैं, सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया था मैंने कि एक मात्रक क्यों नहीं होता, इतने मात्रक होते हैं लेकिन कहाँ कहाँ से होते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, आपको वहां लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का आसान तरीका, आसान वे ये होता है कि आपको ना न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको देखना होता है कि इसमें वैल्यू क्या दी गई है। सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना होता है। देखिए 3 एम्पियर, इस एम्पियर से पता चलता है, यहाँ पे धारा भी लिखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू हो गया 3 एम्पियर। आप यहाँ पे हिंदी से भी लिख सकते हैं और इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें अगर यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे दिया गया है जिस पर कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको पता है बी चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से व्यक्त करते हैं तो 5 टेस्ला है। कितने टेस्ला है? 5 टेस्ला है। मैंने टी बना दिया। कह रहा है इसकी त्रिज्या फाइंड करो, इसकी क्या फाइंड करो? त्रिज्या फाइंड करो। तो यार मैंने आपको एक फार्मूला करवाया था, यहाँ से आपके समझ में आ जाएगा। अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, वो मैंने डेरिवेशन करवाया था जिस पर आपको फार्मूला बताया था बी बराबर म्यू नॉट अपान में। अब ये बहुत सारे बच्चों को यही फार्मूला नहीं पता, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान में आर, ये करवा दिया था मैंने पिछली क्लास पर। ठीक है, तो इस पर बस हमें क्या करनी है, अब हमें निकालना क्या है? आर निकालना है। तो इस आर बराबर हम इस फार्मूले को निकाल लेंगे तो आपको पता है ये बटे में संख्या है, गुणे में आ जाएगी, बराबर के इधर गुणे में आएगी। देखिए समझिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसके मल्टीपल में संख्या लिखी होती गुणे में, मल्टीपल का मीन्स गुणे में, तो ये संख्या को आप यहाँ पे बटे में ले जा सकते थे बराबर के इधर। अगर बराबर के इधर संख्या इधर गुणे में लिखी हुई है, आप बटे में ले जाना चाहते हैं, जैसे ये आई और म्यू इसके गुणांक में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी कॉल आ गई थी यार, इसके लिए सॉरी। मैं देखो करता हूँ इसकी व्यवस्था ताकि ये ना परेशान करे। तो यहाँ पे R इक्वल टू, देखिए अब नहीं कॉल परेशान करेगी, R बराबर मैं फार्मूला निकालूंगी, जैसे म्यू नॉट इंटू आई ये मल्टीपल में है, तो अगर मैं I को मल्टीपल में लाऊं तो बराबर की इधर इधर आ जाएगी मल्टीपल में नीचे। तो R बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई। मैंने आपको बताया था कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इंटू 10⁻⁻7। अगर आपसे कोई पूछ लेता है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो इस 4 पाई को उधर ले जाइए आप, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अगर कोई पूछ लेता है म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इस 2 को ले जाओ इधर, तो 2 इंटू 10⁻⁻7। इसी प्रकार से अगर कोई आपसे पूछ लेता है म्यू नॉट अपान पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 4 इंटू 10⁻�7। ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सिर्फ ये याद रहता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷। अब वैल्यू पूछी जाएगी आपसे म्यू नॉट अपान 2 पाई या म्यू नॉट अपान पाई की, और ये सारे के सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन बच्चे अक्सर गलत चूज कराते हैं। तो आपको गलत नहीं चूज करना, क्योंकि आप कहाँ के छात्र हैं? सक्सेस नॉलेज के छात्र हैं। तो
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷। इसके बाद ये आई की वैल्यू हमें दिया गया है, गिवन है 3 एम्पियर। इसके बाद आर हमें फाइंड करना है, ये बटे में आ जाएगा बी, क्योंकि आर इधर चला गया तो बी आ जाएगा। तो बी दिया है 5, तो 5 2 तय कि 6/5 इंटू 10⁻⁷। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 × 5, ये हो जाए 1 बचेगा। तो जब 1 बचेगा तो हम लोग जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10, 1.2 इंटू 10⁻⁷ आर का वैल्यू आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो आई होप साथियों सबके समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल जो था ना फार्मूला बेस्ड था, 1 मार्क में पूछा जा सकता था। ये मैंने आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दी, ये आपके एग्जाम पर 1 मार्क का मिल सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत सारे बच्चे इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 10 न्यूटन प्रति एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र में 12 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकंड की चाल से एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। जैसे ही बच्चा देखता है कि एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, वैसे ही तुरंत लगा देता है R बराबर QB/MB। ये नहीं देखता यहाँ पे निकालना हमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। अक्सर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछा जाता है, ना कि यहाँ से त्रिज्या पूछ करके यहाँ से गतिज ऊर्जा पूछ लिया जाता है और आपको डेरिवेशन पढ़ाया जाता है R बराबर QB/MB। तो जब आप QB/MB पढ़ के जाते हो और यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो ये आपको नहीं होना। आप देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, यहाँ पे हाफ mv²। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m इक्वल टू, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो इसे लोग हम 9 इंटू 10⁻31 रख देते हैं ना, तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाता है, क्योंकि पॉइंट में रखने पर कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1.2 और इस m की वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10⁻31। इसके बाद v² की वैल्यू देखिए, 2 बार v² को, v इंटू वी का मतलब ही है v², यानी कि 2 बार हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए अब समझिएगा 31 है ये। इसके बाद समझिएगा v की वैल्यू मैं 2 बार रख रहा हूँ, 12 × 12, और मैं इसको चाहूँ ना तो 14 दूनी 28 कर सकता हूँ, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻28। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का क्या है, ये 2 से ये खत्म हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, और इसको 6 नाम 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54, और ये 12 मल्टीपल में लिखा रहेगा। ये देखिए 10⁻28 में 10⁻31 माइनस हो जाएगा, तो जब 31 में 28 माइनस होगा तो 28 3 31 दिया जाएगा 10⁻−3। अब इसका हम लोग मल्टीपल कर लेंगे तो बरचो 48 की 8 और हासिल लगेंगे 4 बरपन 60 60 4 64, ये 64 आ जाएगा 10⁻3। तो अगर हम लोग यहाँ से आपको बात करें तो देखिए, जब यहाँ कोई भी संख्या, सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या लिखी हुई है इसका दशमलव कहाँ है, या मैं पूछूं ये संख्या लिखी हुई है इसका दशमलव कहाँ है, तो आप बोलोगे कि इसका दशमलव यहाँ होगा। कोई भी संख्या एनीवे लिखी हो और उसमें दशमलव ना लगा हो, तो अगर मैं वहां से कोई भी आपसे पूछ लेता है कि इसका दशमलव कहाँ पर होगा, तो आप बताएंगे इसका दशमलव लास्ट में होगा। अब दोस्तों एक बात समझिएगा, जब दशमलव को हम इस वे में ले जाते हैं तो पावर अपनी 10 की पावर में प्लस में बढ़ती है। क्या में बढ़ती है, प्लस में बढ़ती है। अगर दशमलव सपोज करो हमारा संख्या में ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है और दशमलव को हमें यहाँ लाना है, तो जो हमारी पावर होगी वो हमेशा 10 की पावर माइनस में बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसका दशमलव कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस दशमलव को हम लोग आगे लाएंगे, सबसे आगे लाएंगे, ताकि ये पावर खत्म हो जाए। इसे भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जूल इतने आ गया आंसर। या फिर आप ये कर सकते हो 0 पॉइंट, दशमलव के पहले शोभा बढ़ाने के लिए, दशमलव की शोभा बढ़ाने के लिए आप पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हैं, तो आ जाएगा 648 प्लस इंटू लिखा हुआ है 10⁻−3, और ये हो जाएगा। देखिए मैंने बताया जब इधर जाएगा तो पावर प्लस में बढ़ेगी, तो 10⁻3, इससे ये समाप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिए 10⁻−3, यही से अगर मैं नीचे ले जाना पहुंचाऊं तो 1/10⁻3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे से जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस में आ जाता है, और जब ऊपर से नीचे आती है तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो 0.648, अब ये खत्म हो जाएगा तो यही आ जाएगा जूल के बराबर। इसके बाद कह रहा है कि इसका लगभग 10 मीटर हो। लगभग मैंने आपको बताया था डेल्टा एल होता है, तो 10 मीटर बोल रहा है। फिर कह रहा है कि तथा 5 मीटर की दूरी से, कितनी दूरी से, 5 मीटर की दूरी से 30 अंश का कोण बनाए। अगर वो जो तार है उसका जो लघु क्षेत्र 10 मीटर है, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी से उसे हमें एक 30 अंश का ऐसे कोण
बनवा दें, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू दिया गया है 30 अंश और ये कितने आर बराबर हमें दिया गया है 5 मीटर। तो कह रहा है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब मुझे ये बताइए आई डेल्टा एल थीटा और आर और बी, इसमें से ये बी हमसे पूछ रहा है। इन 5 चीजों में रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ आप याद करिए और कमेंट करिए कि बायो सेवर्ट लॉ का जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था वो किस किस ने पढ़ा है। देखिए बी इक्वल टू मैंने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या फिर अगर आप 2 पाई करते हैं तो वहां से 2 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 चुंबकीय क्षेत्र 2I1 I2 अपान आर। वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो सोच जाते हैं बच्चे, क्या कर देते हैं यहाँ पे 2 म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान में आर कर देते हैं, क्योंकि वो सोच जाते हैं कि यहाँ के लघु लंबाई, जो अनंत लंबाई के दो लंबे लंबे तार होते हैं, दो समांतर तार रखे होते हैं, उनके बीच अगर हमें चुंबकीय बल निकालना होता है तो बच्चे ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें दे देते हैं तो अक्सर बच्चे ये फार्मूला यूज कर देते हैं, लेकिन ये फार्मूला नहीं आपको यूज करना। आपको हमेशा याद रखना है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमेशा आप याद रखिए, ये बायो सेवर्ट का नियम है, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो इसी में हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है आपको अभी भी मैंने बताया 1 × 10⁻⁷। अभी होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा। क्या होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा। तो आई की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, डेल्टा एल की क्या है 10 मीटर, साइन थीटा साइन 30 अंश हो जाएगा। तो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, बाद में लिख लेंगे। इसके बाद आर स्क्वायर है, यानी कि आर इंटू आर, तो 5 × 5 कर देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁷ है, इसमें मल्टीपल करा देंगे तो 10 पना 50, क्या हो जाएगा 50, और इंटू ये जो 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 इसे रख देंगे इंटू 10⁻⁷ अपान 5 बचे के 25। मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ 25 का करना 25 25 दूनी के 50, दुई दूनी दुई से खत्म, तो मेरे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁷। अब कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बी बराबर, आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बी बराबर वहां पे दे देगा कि चुंबकीय क्षेत्र बताओ और वहां दे देगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो आप कंफ्यूज होकर ये वैल्यू ढूंढते रहेंगे और नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया गया होगा और उस नन ऑफ दीज में क्लिक कर देंगे, वहीं पे आपकी गलती हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि 1 × 10⁻⁷ ये म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है, और ये बी बराबर हमेशा आप याद रखिएगा। जबकि कभी आपसे बायो सेवर्ट की बात करी जाएगी तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं जी जानबूझ की जो गलतियां करता हूं जिससे कि मैं फार्मूले को गलत लिख देता हूं, वहां पे आपको मैं देखा करता हूं कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे कमेंट करके बताता है, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि म्यू नॉट अपान 2 पाई यहाँ पे कर देता और यहाँ 2 ना करता, फिर भी बच्चे ना अपना जो मैं पढ़ा देता हूँ उसे पढ़ लेते। क्यों, क्योंकि वो पूरे क्लास देखते ही नहीं। अगर आप हर क्लास को देखते हो ना तो यहाँ पे आपको मिस्टेक जो मैं करूंगा वो समझ में ऑलरेडी आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ से पता चल जाता है मुझे ना कि आप कितने गहरे पानी में हो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा यही कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट बनाइए, ताकि आपका भी प्रणालिका 1000 फेरे हैं। 2 मीटर की कोई एक लंबी प्रणालिका है जिस पर 1000 फेरे हैं। इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फेरों की संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, तो n बराबर दिए गए 1000। इसमें कह रहा है I बराबर 10 एम्पियर की धारा है, तो इसे हम लोग I से लेट कर लेंगे। धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान हमसे पूछ रहा है। अब बताइए इन तीनों में रिलेशन कहीं मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था B बराबर म्यू नॉट N × I। अब देखिए ये डेरिवेशन बहुत कम L बराबर देखिए 2 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम L बराबर 2 मीटर कर लेंगे। बहुत कम टीचर बताते हैं और एग्जाम पे पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाएगा और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएगा 100%। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को करना ही तो है और क्या है। इसमें बस वैल्यू ही रखनी है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जब भी आपसे कभी पूछेगा, कहेगा कि इसके केंद्र पर, किसके प्रणालिका के केंद्र पर, तो आपको यही फार्मूला लगाना है। हमेशा क्वेश्चन आपसे या तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो इससे पूछा जाएगा, या तो आपसे आर बराबर जो त्रिज्या वाला जो मैंने अभी बताया उससे पूछा जाएगा, या एफ बराबर जो एक फार्मूला होता है Q × V क्रॉस
वी क्रॉस करके जो क्रॉस वाला एक होता है फार्मूला, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इन्हीं क्वेश्चनों से QVB। तो यहाँ पे क्या होता है, बी ये होता है, ये फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या तो इससे पूछे जाते हैं या तो आर। इतने न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, सफिशियंट है। इतने न्यूमेरिकल्स में से पूछ लिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम पे। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जितना मैं तैयार कराता हूँ ना, इतने तैयार करो। 90+ कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चा पूरा एक एक पॉइंट कंप्लीट कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा वो 85+ उसके कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बी बराबर आपको वैल्यू रखनी है। मैंने आपको बताया था μ0/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷। अगर आपसे कोई म्यू की वैल्यू पूछ लेता है तो आप कह देंगे 4π × 10⁻⁷। अगर आपसे कोई कह देता है μ0/2π की वैल्यू क्या होगी, तो 2 × 10⁻⁷। इस प्रकार से निकाल ली जाती है। तो हमें म्यू का काम है तो ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाता है, μ0 का वैल्यू हो जाएगी 4π × 10⁻⁷। और देखिए एन की वैल्यू हमें दी गई है 1000, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 1000। इसके बाद आई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 एम्पियर, तो हम लोग यहाँ पे 10 एम्पियर लिख देंगे, बटे एल की वैल्यू हमें दी गई है 2 मीटर, तो यहाँ से 2 रख लेंगे, 2 दूनी के 4। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसके भी मल्टीपल करवा लेंगे, 2 से मल्टीपल करवा लेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीपल करवाएंगे तो 2 × देखिए मैंने आपको बताया था 10⁻2π × 10⁻⁷ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻4। जब मैं इसको 10⁻4 लिख सकता हूँ तो 2π × 10⁻। अब देखिए 7 में 4 अगर घटाऊंगा तो -3 आएगा। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, बी बराबर इतने टेस्ला, ये इतने टेस्ला या इतने चुंबकीय मीटर पर सेकंड, इसको इतने नहीं लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, बताइए। ये देखिए बी बराबर आपको दिख नहीं रहा था, बेचैन हो गए थे, अब देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू रखा है इस पर, इतना तो समझ में आ गया होगा। म्यू की वैल्यू रखा, एन की वैल्यू रखा, आई की वैल्यू रखा, 2 की वैल्यू रखा, ठीक है। बी बराबर 2π × 10⁻⁻3। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने देखिए इसको 10⁻4 लिख सकता हूँ, 1 बना के 4 0 यानी कि 10⁻4, 1 बना के 5 0 यानी 10⁻5। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करूँगा, इसमें 10⁻⁷ में 10⁻4 घटा लूँगा तो ये आ जाएगा 2π करके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सुपर न्यूमेरिकल। फिर एक जो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है आपके चैप्टर का, उसे कंप्लीट करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग की 12th फिजिक्स चैप्टर 4, जिस पर चैप्टर 4 का नाम है अपना गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो पूरी तरह से थ्योरी पोर्शन में हम लोग ने उसको एंड कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग के सुपर न्यूमेरिकल चल रहे हैं। कौन से न्यूमेरिकल चल रहे हैं, सुपर न्यूमेरिकल। सुपर न्यूमेरिकल का मीन्स ये होता है दोस्तों, सुपर न्यूमेरिकल से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सुपर न्यूमेरिकल्स में आपको वही न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम पर रिपीटेड है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इस बेस्ड न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट क्लास पर करवा चुका था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल करवाया था। इसमें थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल से हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबको ही दिमाग लगाने के लिए तैयार है, तो आ जाते हैं क्लास पर और जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मैंने एक क्लास अपलोड की थी जिस पर बताया है कि फिजिक्स में अभी भी आपके पास मौका है, आप 90+ ला सकते हो, गारंटी मेरी रहेगी। लेकिन 3 मंथ का टाइम है आपके पास। अगर आप 1 मंथ भी उस बताए हुए स्ट्रेटेजी से वर्क कर लेते हो ना, तो 80+ में कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स का सिलेबस ना के बराबर है, बस पढ़ाने वाला अच्छा टीचर चाहिए और समझाने वाला अच्छा टीचर चाहिए। लेकिन अगर आप किसी टीचर से रट्टू से पढ़ लेते हो तो वो भी आपको लिखा देगा 1 पेज, आप उसी को एक डेफिनेशन को रटते रहिए, आपका भी जीवन बर्बाद, उसका भी जीवन बर्बाद। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैंने उस पर बताया है कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर, ठीक है। एल इक्वल टू हम लिख लेते हैं 1 मीटर है, 1 मीटर। फिर कह रहा है जिसका औसत व्यास क्या दिया गया है अपने पास, औसत व्यास को हम लोग कैपिटल डी डिनोट कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरे की 5 परतें हैं। तो एन बराबर दिया गया है हमारे पास 1000, ठीक है।
n बराबर कितना दिया गया है 1000। अब परतों की संख्या दिया गया है कितने 800 फेरों की, समझिएगा 800 फेरों की 5 परतें हैं, तो यानी कि प्रत्येक परत में 1000 फेरे हैं। सपोज करो ये कोई एक परत है, एक परत हो गई, इसमें 1000 फेरे हैं, ये दूसरी कोई परत है, इसमें 2000 हो गए, सॉरी इसमें 2000, इसमें 3000 हो गए। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रत्येक जो एक प्रणालिका है उसमें 1000 फेरे हैं, तो तीनों प्रणालिका में तो आप क्या करेंगे 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो बोल देंगे 3000 फेरे हैं इस पूरी प्रणालिका में से। तो हमें जो n की वैल्यू निकालनी है फेरों की, तो अब 5 परतें हैं तो परतों का मल्टीपल हमेशा इससे कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 1000 × 5, तो ये अपने पास आ जाएगा 5000, ठीक है 5000, ठीक। ये अपने पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बताइए समझ में आ रहा है ना। जिसको कोई प्रॉब्लम हुआ करे वो कमेंट कर दिया करो, बेटा कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। वैसे मैं तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट आप करना आपका फर्ज बनता है, ताकि मैं अपने कॉन्टेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ और आपको और अच्छे से समझा सकूँ। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो है सुपर न्यूमेरिकल्स है, बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर आपने नहीं देखे तो सुपर न्यूमेरिकल्स आपके समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए सुपर न्यूमेरिकल को करने से पहले आप बेसिक न्यूमेरिकल जरूर करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास b = एक फार्मूला होता है μ0। देखिए जो वैल्यू फालतू दी होती है ना एग्जाम में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, तो उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपको जिससे काम है उसी को लिखना है और बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया था d बराबर इतने सेंटीमीटर। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि इस फार्मूले में d तो होता ही नहीं, तो आप इसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसी पर फोकस करना है जिस पर आपका एम है, जिसे आपको वैल्यू निकालना है, उससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है बोर्ड एग्जाम में। अब रिपीट करने के इसके कारण है, बोर्ड एग्जाम पे लगभग हर बार पूछा जाता है। इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें व्यास दिया गया है, अब मैं ये फार्मूला कैसे अप्लाई करूँ। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस बात को क्लियर करना चाहते हो कि इसमें व्यास क्यों दिया है, तो इसका डेरिवेशन जरूर देखना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने बना के डाल दिया है, उसे जाके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सीधे वैल्यू पे आएंगे, वैल्यू रखेंगे। तो मैं म्यू की वैल्यू आपको 50 बार बता चुका हूँ, 4π × 10⁻⁷ होती है ये म्यू की वैल्यू, ठीक है। μ0/4π की वैल्यू आप याद कर लीजिए 1 × 10⁻⁷ होती है। जब म्यू की चाहिए तो 4π को इधर मल्टीपल में ले जाएंगे, ठीक। और इधर n बराबर दिया गया है 5000, तो इसे मैं कर लूँगा 5000 इंटू आई का मान भी हमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आई बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 एम्पियर। इसके बाद एल की वैल्यू भी हमें दी गई है, एल बराबर दिया गया है एल बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 कर लेंगे। अब इससे क्या कर लेंगे मल्टीपल तो ही करा लेना है, और क्या है इसमें कुछ नहीं है। अगर आप इसमें मल्टीपल करवाना चाहते हैं तो बहुत कायदे का, तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे 0.5 है देखिए, ठीक है। इसको मैं हटाऊँगा तो 1 0 यहाँ पाऊँगा, 1 0 से इसको क्या कर दूँगा ख़त्म कर दूँगा। कोई दिक्कत नो दिक्कत ना, समझ आया। 4 इंटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 × पाई है, ठीक है, पाई लिख देते हैं इंटू। देखिए इस 5 को मैं यहाँ इंटू में लिख लेता हूँ, ठीक, 10⁻⁷ और ये 10⁻2 लिख लेता हूँ। एक बना के 2 0 यानी 10⁻2। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 4 पाई और मल्टीपल में देखिए ये क्या हो जाएगा 10⁻2, ये 10⁻⁷ घट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁵ बचेगा, क्योंकि साथ में 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 5 20, तो 20 पाई इंटू 10⁻⁵। या फिर अगर आप करना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें पाई की वैल्यू रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो b बराबर यही आपका टेस्ट लाइक की वैल्यू हो जाएगी। तो 20 × 3.14 3.14 वैल्यू होती है, या 22/7 रख सकते हो इंटू 10⁻⁵। अब इसका आपको मल्टीपल करवा लेना है, तो 2 चौको 8, 2 1 2, 3 दूनी 6 और एक ये 0 है तो 0, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूंगा इंटू 10⁻⁵। अब इस दशमलव को इधर लाऊंगा तो आपको पता है जब हम दशमलव को इधर से इधर लाते हैं तो पावर का है में प्लस में बढ़ती है, तो 28 × 10⁻⁻4 हो जाएगी, एक पावर घट जाएगी। किस किस के समझ में कौन सा स्टेप नहीं आता यही सब कमेंट करके बताया करो, ताकि मैं उन स्टेपों को ना इम्प्रूव कर सकूं और आपको बता सकूं। ऐसा आंसर देने में हमें कुछ सफिशिएंट लगा करता है, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव हो या तो दशमलव को ख़त्म ही कर दो, तो हमारा आंसर क्या होता है देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर को पता चलता है बच्चे के अंदर थोड़ा सा टैलेंट तो है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, 3 बच्चे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों समझ में आने का एक ना कारण है कि आप लोग ना छोटा सा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हो, तो ये बड़ा न्यूमेरिकल्स कैसे समझ में आएगा। अगर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल्स दे दूं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल्स दे दूं एक ठो, और कि माना एक लंबे सीधे तार पर एक क्वेश्चन लिखो, एक लंबे सीधे
तार पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद इतना लिखा सभी लोगों ने, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार का व्यास, इसके बाद लिखेंगे तार का व्यास, तार का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र। अब इस छोटे से न्यूमेरिकल्स को करके दिखाओ जरा, मैं मानूं कि आप कितने बड़े पहाड़ हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर नहीं पा रहे हो। जब मैंने ना आपको न्यूमेरिकल बेस्ड बताए थे कि ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इनको कर लीजिए, तब आप कहाँ सो रहे थे बताओ? तब आपने ना तो आपने क्लास अटेंड करी, डेरिवेशंस कराया था तो डेरिवेशंस में आप ना आए होंगे, डेरिवेशंस को नहीं किया होगा, कंप्लीट नोट्स नहीं बनाए होंगे। कमेंट करके बताना यार कौन कौन नोट्स बनाता है डेली और डेली क्लास पे आता है। जो रेगुलर व्यूअर है, रेगुलर आएगा, उसी को समझ में आएगा। आप देखिए 7 PM पे आपकी क्लास होती है, किसी कारणवश मैं 7 PM पे क्लास नहीं दे पाता, लेकिन आपको क्लास देता हूँ। मैं घर से बाहर हूँ लेकिन आपको क्लास देता हूँ, चाहे जैसे दूँ क्लास देता हूँ। 100% श्योर हूँ इससे कि मैं 2 क्लासेस देता हूँ और जहर क्लासेस देता हूँ, चाहे 10 मिनट की क्लास हो, उस पर भी ऐसा बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाएगा। लेकिन आपके समझ में नहीं आता, आपका माथा एक भी टनकता ही नहीं। जब इतना छोटा सा न्यूमेरिकल करके आंसर अभी तक किसी ने नहीं भेजा, तो बताओ यार कि क्या कौन इतने न्यूमेरिकल सुपर न्यूमेरिकल्स कर पाएगा? बिल्कुल आसान सा तो है। इसमें मैंने क्या किया है देखिए, समझिएगा। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, आप इतनी बात याद रखिए, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो हम r बराबर अगर देखें तो d/2 फार्मूला होता है। r बराबर क्या होता है? d/2। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर r का मान आ गया। तो मैं अगर यहाँ से r का मान सेंटीमीटर को हटाऊंगा तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा r = इसके बाद समझिएगा, आगे भी बता रहा हूँ, ये हो जाएगा r का मान। ठीक, इसके बाद I बराबर हमें दिया गया है 5 एम्पीयर। I बराबर कितना दिया गया है? 5 एम्पीयर। अब कह रहा है लंबे सीधे तार। जब मैंने बताया था कि कोई एक अनंत लंबाई का तार होता है, लंबा सीधा तार होता है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/2 π × I/r। अब बताओ इसमें कोई कुछ करना था क्या? कुछ नहीं करना था ना। तो μ0/4 π की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 × 10⁻⁷। I का मान हमें दिया गया था 5, R का मान हमें दिया गया था 3 × 10⁻²। अब बताओ इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओ, कह रहे हो ज्ञान बांट रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पहले करवा रहा हूँ बेसिक न्यूमेरिकल, तब तुम आ नहीं रहे हो। तो मैं इसको देखिए नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻2 हो जाएगा, और 10⁻⁷ यहाँ पे दिया गया है। इसको हम लोग घटा लेंगे तो 3 × 3 2 बचेगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 × 18, और फिर 2 बचेगा तो 6 करके आ जाएगा × 10⁻⁵ टेस्ला कर देंगे b बराबर भाई। तो किस किस के समझ में नहीं आ रहा यार, ये बताओ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं तुम लोग ना क्या कर रहे हो, और बेसिक से न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हो। इसके एक काम करो, पूरे फार्मूले रिवाइज कर डालो। जिसके सही से समझ में नहीं आ रहा ना, पूरे फार्मूले रिवाइज कर डालो। कल की क्लास में एक टॉपिक छूट गया है, μ0 × ε0 की वैल्यू क्या होती है। μ0 × ε0 की वैल्यू क्या होती है, इसे भी मैं करा दूंगा। इसके बाद अपन टेस्ट होगा इस चैप्टर का, टेस्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लास किस किस के समझ में आई कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।